अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अच्छा, यूजुअली वीकेंड पे अज्यूम किया जाता है ना कि ज़रा स्लो न्यूज़ डे होता है, वीकेंड गुजर जाता है, लेकिन बहुत सारी डेवलपमेंट्स ऑलरेडी जब हम मंडे को आते हैं हो चुकी होती हैं, तो नेचुरली वो वीकेंड पे ही हुई होंगी। तो आज भी बहुत सी चीज़ें हैं और ऑब्वियसली एक हफ्ते का आगाज़ भी है तो बहुत कुछ जमा हो जाता है। लेकिन उससे पहले एक बात ज़रूर करनी है कि पूरा वीकेंड कराची में ऐसा आपको लग रहा था ना कि बस अभी बारिश हुई। हाँ। मतलब कि वो लिटरली इस तरह मौसम बना हुआ था एंड आई डोंट अंडरस्टैंड, ये रियली वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि जब बादल नज़र आ रहे हैं काले रंग के खड़े भी हैं तो बरस नहीं रहे हैं। लेकिन यूजुअली कराची में जुलाई अगस्त इसी तरह का होता है, ओवरकास्ट सा रहता है, बड़ा अच्छा मौसम होता है। लेकिन कभी कभी इतनी उलझन बेचैनी अंदर ना बेचैनी शुरू हो जाती है कि कोई कॉमन पिन हो और हम इसको रिलीफ दें, बादलों को हम रिलीफ दें और भाई बरसें और खुलकर बरसें। लेकिन हाँ, कहीं फुहार, कहीं बूंदाबांदी, कहीं 5 मिनट के शावर्स, बस यही चलता है। अब्दुल्ला, इस बादलों में अगर से फुहार ही पड़े ना तो वो और फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि भाई जम के बरस जाओ, अब काफी हो गई है। फ्रस्ट्रेटिंग सा माहौल बना रहा, लेकिन फिर भी शदीद गर्मी से काफी बेहतर है ये ओवरकास्ट और ये अब्र आलूद मौसम होना, और हवा भी चल रही थी। तो लिहाजा इफ यू आर वाचिंग अस हियर इन कराची राइट नाउ तो हम आपको बता दें कि कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है, यस, और बारिश का इम्कान है, लेकिन वही वाली बात है कि ये बात इम्कान तक ही है। हाँ। अब प्लीज डोंट कैच अस अगर बारिश ना हो, क्योंकि नहीं हो रही ना। और ये जो बरसात में, मुझे नहीं पता आपके इलाकों की क्या सूरत हाल है, लेकिन बरसात में जो मक्खियों की हाउस फ्लाइज जो होती हैं उनकी बहुतात जो होती है, और बरसात की वो भारी मक्खी होती है, वो उठती नहीं है। एंड परहैप्स इट्स देयर ब्रीडिंग सीजन एज वेल। नहीं, छोटी छोटी भी हैं, हाँ, भारी वाली भी हैं, छोटी भी हैं, बेबी फ्लाइज, बहुत गंद मचा हुआ है। अच्छा जी, खैर नहीं भाई, ये तो हमारी वो फीलिंग थी जो हम नोटिस कर रहे थे, हमने कहा अच्छा, फिर बात कर लें। सियासत में क्या होने जा रहे हैं आने वाले दिन? ऐसा लगता है आने वाले हफ्ते बड़े इंटरेस्टिंग, बड़े इवेंटफुल हो सकते हैं। Are you waiting for that एहतजाज and the rally and everything that has been promised? 5 अगस्त बानी पीटीआई के मुताबिक उरूज होना था, नुक्ता उरूज होना था उस एहतजाजी तहरीक का जो वो शुरू कर चुके हैं। अब वो कहाँ हैं वो आने वाले दिन बताएंगे, लेकिन फिर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कह देते हैं कि हम मुज़ाकरात भी करना चाहते हैं और फैसला साजों के साथ करना चाहते हैं, और 90 दिन का उन्होंने टाइम दे दिया। फिर जो इनकी पंजाब की ऑर्गेनाइज़र हैं आलिया हमजा साहिबा, वो कहती हैं 90 दिन कहाँ से आए हैं जब 5 अगस्त सबसे डिसाइड हो गया है। तो एक कन्फ्यूजन वहाँ भी हमें नज़र आ रही है, हर जगह ही कंफ्यूजन है एक्चुअली। और आपने 90 दिन के प्लान की बात की है, तो हालांकि इस नए प्लान पर पार्टी के अंदर से बाय द वे सवालात उठ रहे हैं। आपको पता है ना, जो चीज़ पीटीआई की तरफ से आती है तो और सवालात भी आते हैं, वहीं से उठना स्टार्ट हो जाते हैं। पीटीआई पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा ने एक्स पर साफ लिखा कि 5 अगस्त की एहतजाज की कॉल के मुकाबले में 90 दिन का प्लान कहाँ से आया है, किसी को मालूम है तो बताया जाए, मतलब ये सवाल उठ रहे हैं। और ऐसे वक्त में जब पीटीआई के सीनियर रहनुमा मौलाना फजल रहमान को साथ लेकर चलने के जतन कर रहे हैं, अली अमीन गंडापुर ने कल फिर मौलाना पर ताक कर हमले किए। उन्होंने क्यों आना है जब उनको हर कुछ दिनों बाद उनके बारे में कुछ कहा जा रहा होता है? बिटवीन मौलाना हाउस होल्ड एंड अली अमीन गंडापुर। उन्हें फॉर्म 47 की पैदावार और दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज दे दिया गया है। ये हुमा ने तो बड़े महज़ब अंदाज में चैलेंज दिलवाया है, लेकिन गंडापुर साहब का अंदाज और वो जो बयान है वो हमेशा कुछ और होता है। वी कैन नॉट फॉलो सूट, सॉरी। सुन लें आप। आए मिल के बैठे, अपनी को माने और आगे बढ़े, बावजूद इसके कि जो जुल्म उसके साथ हुआ है, आज उसकी बीवी को जेल में डाला हुआ है, इतनी कमजरफी, उसके बावजूद वो कह रहा है कि मैं पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। तो हमारी ये गुजारिश है कि इस निज़ाम के अंदर जो भी बेनिफिशरी हैं और जो इस निज़ाम को इस वक्त हाईजैक करके चला रहे हैं, वो प्रॉपर तरीके से बैठे, अपनी ज़ात से निकलें, अपनी अना से निकलें और एक कौम बन के सोचें। उसके लिए इमरान खान साहब ने पहले भी कहा है, बार बार कहा है, आओ बैठो, मसले को हल करो। मौलाना फजल रहमान के बारे में मुझे टाइम में कहा गया कि जी आप इसके बारे में कोई बात ना किया, हमारे अलायंस में आएगा। मैंने पहले भी इनको बोला था ये मुनाफिक आदमी है, और मैं यही बताना चाहता हूँ पूरी कौम को कि मौलाना साहब अंदर से अभी भी मिला हुआ है। तो मौलाना साहब, मैं तेरी औकात देखना चाहता हूँ, तू आ तगड़ा हो जा। आज तेरी हालत ये है, अपने हल्के में तेरी जमानत जब्त है, औकात तेरी ये रह गई है, अपने हल्के में तू इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर्म 47 से आया, तू बलूचिस्तान से हुआ है। मैं अभी आज फिर चैलेंज करता हूँ मौलाना साहब, आपको पहले मैंने हराया गैर मौजूदगी में, फिर मेरे भाई ने हराया, आज ये तुम्हें चैलेंज है। हर पोलिंग पे कैमरा मैं लगाऊंगा, पैसे मैं लगाऊंगा,
मेरा भाई इस्तीफा देगा, तू और मेरा भाई इलेक्शन लड़ेंगे, तू जीत गया, मैं सियासत छोड़ दूंगा, तू सियासत छोड़ेगा। सो आपसे तू तक का सफर इन्होंने मौलाना फजलुर रहमान के लिए 90 सेकंड में तय कर लिया। खैर, उधर मौलाना साहब के जो भाई हैं वो भी मंजर आम पर आए थे, आगे चलकर आपको बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मखसूस नशस्तों का फैसला आने के बाद ऐसी बातें होने लगी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में आज़ाद करार पाने वाले 35 अरकान चाहें तो टेबल टर्न कर सकते हैं, मगर मौलाना अभी इस हक में नहीं है अब, लेकिन वो गंडापुर की तब्दीली ज़रूर चाहते हैं, ये तो तय है। वो इन्हें कुर्सी पर नहीं देखना चाहते हैं। मौलाना ने PTI को मशवरा दिया है कि बेहतर है वो खुद ही अपने अंदर तब्दीली ले आएँ। शायद मौलाना इशारा कर रहे हैं कि ऐसा ना हुआ कि तो कल को किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। फिर मेरी तरजीह ये होगी कि तब्दीली आए, सूबे में तब्दीली आए, लेकिन अगर PTI अक्सरियत में है तो PTI के अक्सरियत के अंदर ही आए, वही लोग अपनी तब्दीली जो है सूबाई हुकूमत के लिए आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा बनिस्बत इसके कि अपोजिशन जो है मुतहर्रिक हो और हुकूमत की तब्दीली आए। तो अगर एक पार्टी के अंदर जो हमारा यकीन है, शक नहीं है, गुमान नहीं है, दावा है कि हमारे सूबे की अक्सरियत जाली है, धांधली की पैदावार है, ताहम सियासी कशमकश का मुतहम्मिल सूबा शायद न हो, तो अगर उनके अपनी पार्टी के अंदर तब्दीली आती है तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा मेरे नज़दीक। बाकी पार्टी जो फैसला करेगी वो आने वाले वक्त में जिस तरह वो चाहेंगे। सब चीज़ें अभी इब्तिदाई मराहल में हैं। मुस्लिम लीग से कुछ हमारी शिकायत पैदा हो गई तो हम ज़रा बैठ गए उसके लिए, पीपल्स पार्टी की कोई शिकायत पैदा हो गई तो हम आपस में बैठ गए। तो अभी बिल्कुल इब्तिदाई मराहल की ये सूरत हाल है और क्या एडजस्टमेंट होती है सेनेट के इलेक्शन के लिए अभी मैं इस पर कोई तबसरा करने की पोजीशन में नहीं हूँ। चले, मौलाना की बात भी आपने सुन ली और टोन में आपने ज़रा चेंज देखा है। देखिए, चॉइस ऑफ वर्ड्स जो हैं वो सख्त हो सकते हैं, लेकिन आप टोन को हमेशा ठीक ही रखना चाहिए। अली अमीन गंडापुर ने हुकूमत से मुज़ाकरात की बात तो की, लेकिन जिस अंदाज़ और अगेन वही वाली बात होगी लहजे में की, शायद हुकूमत की तरफ से फिर ऐसा ही जवाब आना था। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने साफ कहा कि PTI को मुज़ाकरात के लिए स्पीकर की मेज़ पर आना होगा। और वज़ीर इत्तलात पंजाब आज़मा बुखारी बोली, अली अमीन वज़ीर आला की तरह पंजाब आए तो खैर मकदम करेंगे, लेकिन कल क्लाशनकोफ के साथ आएंगे तो फिर वैसा ही सलूक होगा उनके साथ जैसा ऐसे इस तरह आने वालों के साथ वैसे ये भी बातें क्यों हो रही हैं? बट वो वज़ीर आला के आएंगे, हम उनको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे, लेकिन अगर वो एक दहशतगर्द बन के आएंगे, अगर वो जो है वो असले के साथ आएंगे, अगर वो मोटरवे के ऊपर जो है वो क्लाशनकोफ के बट के साथ खुद लोगों की वैगनें तोड़ते हुए नज़र आएंगे, तो उसकी इजाज़त तो यकीन जो है वो उनको नहीं मिल सकती। वो जाली साहब मौला जट बनते हैं, फिर उसके बाद अब मजाक बन गया है, यानी बढ़ के मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, होता हुआ था आपसे है कख नहीं। 90 दिन का प्लान आया है और आपको वो खैर 90 दिन का प्लान तो मुझे लग रहा है कि गंडापुर साहब ने अपनी नौकरी के लिए मांगा है, चूँकि पता नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मुख्तलिफ खबरें गर्दिश कर रही हैं, उनकी अपनी पार्लिमानी पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट किसी सियासी अमल में आना ही नहीं चाहती। PTI ने मुज़ाकरात करने हैं तो स्पीकर साहब की उसी मेज़ पे लौटना पड़ेगा जहाँ से वो उठ के आए हैं, और ये लौटेंगे। ये बेचारे बढ़ के मार सकते हैं, दिन में बढ़ के मारते हैं, शाम में पिछले दरवाज़ों से आके मिन्नतें करते हैं। ये है हुकूमत की तैयारी। वैसे हुकूमत के बयानात में अभी वो एग्रेशन नज़र नहीं आ रहा जो पर्टिकुलरली वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बातों में था, और चाहे वो वज़ीर इत्तलात पंजाब की फ़िलहाल गुफ्तगू वो बड़ा सियासत में तुर्की ब तुर्की जवाब देती हैं, लेकिन इस मरतबा तो वो सिर्फ यही कह रही हैं कि अगर आप वज़ीर आला की तरह आएंगे तो हम वेलकम करेंगे, और अगर ज़ाहिर है अगर असलहे के ज़ोर पे असलहा लहराते हुए आएंगे, जैसे कि गंडापुर साहब कहते भी रहे हैं कि अगर वो कहते हैं कि जी हम बंदूकों का, अगर सामने से बंदूकें आएंगी तो हम उसी तरह से जवाब देंगे, लेकिन जाहिर है पहले भी हमने एहतजाजों में असलहे का इस्तेमाल देखा है। वैसे भी आपस में भी अगर आप अपने दोस्तों के साथ बैठे हो या किसी से लड़ाई चल रही हो जिसके पास ऑप्शन ज़रा कम रह गए होते हैं, तो उसकी टोन, लहजा वगैरह सब कुछ ज़रा ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। पीपल हु हैव चॉइसेस एंड दे नो व्हाट टू डू,
तो वो तदब्बुर का मुजाहरा करते हैं। ऐसा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर बज़ाहिर अली अमीन गंडापुर की गिरफ्त मजबूत है। कहते हैं इनका ग्रुप भी ज़्यादा ताकतवर है, मगर सूबे में मुबैना करप्शन की मुसलसल इत्तलात तहरीक इंसाफ के अपने अंदर परेशानी की वजह बनी हुई हैं। सरकारी दस्तावेज़ात में कल बताया गया है कि पख्तूनख्वा के सिटीज़ इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट में 32 अरब की मुबैना बेज़ाब्तगियाँ हुई हैं। असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन स्पीकर बाबर सलीम सवाती को अरकान असम्बली ने मुश्तरका ख़त लिखा है, इस मुबैना स्कैंडल से आगाह किया है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ख़त लिखने वालों में PTI के अपने 5 अरकान भी शामिल हैं। फिर कल एक इम्पॉर्टेंट बैठक और भी हुई है, और वो ये है परवेज़ खटक साहब के घर। उनकी बहन की ताज़ियत के सिलसिले में सब लोग जमा थे। खैबर पख्तूनख्वा में सियासी तब्दीली की उस बैठक से भी इशारे मिलते हैं। ऐसा लगता है कि अपोजिशन की मुशावरत जो है वो हतमी मरहले में दाखिल हो गई। बिल्कुल, क्योंकि इस बैठक में गवर्नर फैसल करीम कुंडी, अमीर मकाम परवेज़ खटक साहब, ये बड़ी गैर रस्मी सियासी मुशावरत थी। और ज़राए के मुताबिक मौलाना फजल रहमान भी मुशावरत में शामिल हुए। मुलाकात पर परवेज़ खटक की रिहाइशगाह पे हुई, आपने बिल्कुल उसकी डिटेल दी है। सो देयर इज़ समथिंग ब्रूइंग ओवर देयर एज वेल। लेट्स सी, इस पे हम मज़ीद। फैसल करीम कुंडी से अमीर मकाम की गवर्नर हाउस में भी इसके अलावा मुलाकात हुई है। और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा में अपोजिशन, आपको पता है मेम्बरान असम्बली की जल्द मुमकिन बड़ी बैठक का भी फैसला हुआ है, इन्होंने फैसला किया गवर्नर ने। सो लेट्स सी क्या होता है। अ लॉट इज हैपनिंग। What is going on? राना सनाउल्लाह सबसे पहले एक्सपेक्ट कर सकते हैं? वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर हमारे साथ मौजूद हैं। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, सबसे पहले तो आप ये बताइएगा कि गुज़श्ता हफ्ते ही आपकी मौलाना साहब से मुलाकात हुई थी, उसके बाद उन्होंने अब वाज़े तौर पर गंडापुर साहब की तब्दीली का एलानिया मुतालबा कर दिया है। सो आपके साथ मुलाकात में ये डिस्कशन हुई थी, कुछ ऑफ़र आपकी तरफ से की गई, कुछ मुतालबात उनकी तरफ से सामने आए, आप हमसे शेयर कर सकते हैं? नहीं, हमारी जो मौलाना से मुलाकात हुई थी वो जो सेनेट का इलेक्शन होने जा रहा है KP के असम्बली में, तो उसमें मौलाना साहब से हमारी ये ख्वाहिश और हमारी ये कोशिश है कि मिल के जो है वो वोट का इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि सेनेट का इलेक्शन जो है वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से होता है। तो उसमें बाज़ औक़ात जो है वो 1-2 वोट भी जो है वो किसी सीट के हासिल होने या छिन जाने में जो है वो एक बुनियादी किरदार अदा करते हैं। तो उस कैलकुलेशन से मुतल्लक जो है वो मैं और मेरे साथ हमारे KPK के सदर हैं PMLN के अमीर मुकाम साहब और सेक्रेटरी जनरल मुर्तज़ा जवेद अब्बासी साहब, तो हम गए थे। तो उस सिलसिले में जो हमारी गुजारिशात थी वो हमने मौलाना की खिदमत में पेश की थी, और मौलाना भी उसके ऊपर जो उनकी राय है उसका इजहार किया था। तो उस सिलसिले में हमारे लोग जो है वो सूबाई असम्बली के लेवल पे जो है वो एक दूसरे के साथ जो है वो बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो तआवुन मुमकिन हुआ वो उसके हिसाब से जो है वो इंशाअल्लाह ताला जिस दिन वोटिंग है गालिबन 21 जुलाई को, तो उसमें जो है वो उसके तहत जो है वो अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। चलिए ठीक है, दैट रिमेंस टू बी सीन, हम इंतज़ार कर लेंगे उसका। लेकिन राना साहब ये ज़रूर बताइएगा, और ख़ास तौर पे अब तहरीक इंसाफ की अगर बात कर लें, उनकी पूरी क़यादत लाहौर पहुंची और वहाँ सब ने मिलकर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की है। क्या इस पेशरफ्त को मुस्बत देखते हैं आप? क्या किस तनाज़ुर में देख रहे हैं? देखिए, वो पेशकश जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, मुझे भी उसे देखने का इत्तेफाक हुआ है। अली अमीन गंडापुर साहब बात कर रहे थे और उनके साथ पार्टी के जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, वो भी तशरीफ़ फरमा थे। तो आप उस गुफ्तगू से ही अंदाज़ा लगा लें कि वो क्या चाहते हैं। उस गुफ्तगू से ये वाज़ेह है कि PTI जो है वो मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। वो इस वक्त जो मुल्क में इस्तेहकाम आया है जो मार्का हक़ में कामयाबी के बाद, और हुकूमत की जो इकनॉमिक रिवाइवल की कोशिशों की जो कामयाबी हुई है, तो उसके बाद जो एक अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को इस वक्त सामने नज़र आ रही है कि पाकिस्तान जो है वो अपनी इकनॉमी के रिवाइवल के लिए जो है वो आगे बढ़ सके और एक
मुस्तहकम पोजीशन जो है वो हासिल कर सके। तो उसके लिए जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है उसे अदम इस्तेहकाम से दो चार करने की कोशिश है, और इसके अलावा कोई उनका और एजेंडा जो है वो मालूम नहीं होता, कोई इसके अलावा कोई बात नहीं है। और वो इस बारे में जो है वो कोई प्रोग्राम पहले 5 अगस्त के हवाले से सुन रहे थे, और उसके बाद आपको 90 दिन के ऊपर कोई प्रोग्राम उन्होंने तरतीब दिया है। तो इसमें अगर तो वो पुरअमन रहेंगे तो ठीक है, उनका जमहूरी हक है, और अगर उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने की कोशिश की, जो कि शुरू से उनकी यही कोशिश है, वो IMF के दफातर के बाहर जो है वो जुलूस निकालना, मुजाहरे करना कि जी पाकिस्तान की जो है वो किस्त की अदायगी जो है वो ना की जाए, और इसी तरह से जो है वो खतूत लिखना, ये सारी चीज़ें जो है इज़हार करती हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है वो मुआशी बदहाली का शिकार हो। तो अगर वो ऐसी हरकतें करेंगे तो यकीनन फिर कानून रास्ता लेगा। अच्छा, अगर राना साहब मुज़ाकरात होते हैं तो ज़ाहिर है कोई ढकी छुपी बात तो है नहीं, वो इमरान खान साहब की रिहाई का, उनके लिए रिलीफ़ का मुतालबा करेंगे। हुकूमत पर जब बहुत मुश्किल वक्त था तब भी इस सिलसिले में तो कोई लचक दिखाई नहीं, आप लोग राज़ी हुए नहीं। अब तो हुकूमत बड़ी मुस्तहकम है, सो ऐसा है कि ज़रा बड़ापन दिखाया जाए, सख्तियाँ कम करने का या रिलीफ देने के लिए कोई राह निकालने का सोचा जाए। नहीं, इसमें बड़ापन दिखाने वाली हुकूमत की साइड पे कौन सी बात है। अदालत में उनके मुकदमा चल रहे हैं, अदालत से उनको सज़ाएं हुई हैं, उनके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील की हुई है, और PTI का ये ऑफिशियल मौक़िफ़ है। जब हमारे साथ वो एक मुज़ाकराती कमेटी में बैठे थे तो उन्होंने कहा था कि जी इमरान खान की रिहाई की बात हम नहीं करेंगे। इमरान खान साहब ने ये कहा है कि मैं रिहा जो है वो प्रॉपर अपना जो है वो केस फ़ाइट करके ही होऊंगा, और मेरी अदालतों में जो केसेस हैं मैं वहाँ पे मेरिट पे अपनी रिहाई चाहता हूँ, और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात में मेरी रिहाई की बात ना की जाए। तो ये तो उनका अपना मौक़िफ़ है, रिहाई की तो वो बात करने को तैयार ही नहीं है। और बाकी जो उनके मुतालबात हैं, उन मुतालबात के ऊपर बिल्कुल हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जिस ऑफ़र की आप बात कर रहे हैं उसको ज़रा आप गौर से अगर देखें तो उन्होंने हुकूमत के साथ बात करने की बात नहीं की। वो इस्टेब्लिशमेंट से ही बात करना चाहते हैं, वो उसी से अपने मामलात को जो है वो सीधा करने की जो है वो कोशिश में लगे हुए हैं, जो इससे पहले करते रहे। वो ना सियासी जमातों के साथ बैठने को तैयार हैं, ना सियासतदानों के साथ गुफ्तगू करने को तैयार है। वो अपने उसी एजेंडे पे कायम है कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी मदद करे, और 18 की तरह दोबारा RTS बैठाए और हमें बरसे इक़्तिदार लेके आए। वो पॉलिटिकल डायलॉग करने की ना इससे पहले उन्होंने कभी जो है वो ख्वाहिश ज़ाहिर की है, और इस वक्त भी वो इस बात पे तैयार नहीं है। अच्छा राना साहब, वैसे ये बात भी हकीकत है पाकिस्तान में कि जब कुछ सियासी राह हमवार होती है तभी उधर से रिलीफ भी मिलना शुरू हो जाता है। अच्छा, कुछ काउंटर डिमांड्स की बात कर लेते हैं राना साहब, क्योंकि अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की कुछ बातें मानने पर रजामंद हो जाती है तो इसके बदले में क्या चाहिए होगा आपको? मुज़ाकरात की मेज़ पर ऑब्वियसली कुछ फरमाइशें आप भी तो रखेंगे, तो वो क्या होंगी? देखें, हमारी कोई पार्टी लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे कोई ऐसा ख्वाहिश नहीं है। हमारी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, एक ही कोशिश है, एक ही जदोजहद है कि पाकिस्तान जो कि डिफ़ॉल्ट के जो है वो किनारे पहुंच गया था, जिसकी इकॉनमी 2017-18 में यानी दुनिया की 23वीं इकॉनमी थी, और हम G20 में जो है वो दाखिल होने वाले थे। हम मुआशी तौर पे मुस्तहकम थे। उसके बाद अगले 4 सालों में जिस हादसे से 2-4 हुए हैं वो आपके सामने है। हमारी एक ही कोशिश है और एक ही ख्वाहिश है कि पाकिस्तान जो है वो खुशहाल हो, पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो रिवाइव हो, और पाकिस्तान जो है वो एक ऐसे तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पे उभरे कि पाकिस्तान में भी बसने वाला हर शहरी जो है वो खुशहाल हो और एक
वेलफेयर स्टेट के तौर पे पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पे मौजूद हो। यही हमारी ख्वाहिश है, इसी के लिए हम कोशिश कर रहे हैं और इसके लिए जिस इस्तेहकाम की, जिस अफ़हाम व तफ़हीम की ज़रूरत है, उसके लिए हम PTI के साथ भी और दूसरों के साथ भी बैठने को तैयार हैं। इसके ऊपर अगर वो तावन करें तो इस तावन के बदले मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान के साथ उनकी जो है वो कमिटमेंट है तो ये सबका मुश्तरका जो है वो मफाद है, अपोजिशन का भी, गवर्नमेंट का भी। इसके ऊपर सबको चंद बेसिक चीज़ों के ऊपर जो है चार्टर ऑफ इकॉनमी करना चाहिए। उन बुनियादी मामलात के ऊपर सबका एक ही मौक़िफ़ होना चाहिए। किसी की गवर्नमेंट हो, कोई मामला हो, तो अगर इस तरह से कोई मुआहदा या कोई अंडरस्टैंडिंग होती है तो उसके लिए हम बिल्कुल तैयार हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। अभी हमारे साथ मौजूद हैं मलिक अदील इकबाल साहब, सेक्रेटरी इत्तलात हैं तहरीक इंसाफ के। शुक्रिया इकबाल साहब। सबसे पहले तो यही बता दीजिए कि आप लोग KP से इस्लामाबाद और फिर इस्लामाबाद से रैली लेके लाहौर पहुँचे। इस दौरान पंजाब हुकूमत की तरफ से क्या कोई रुकावट डाली गई? कैसा रहा आपका तजर्बा, या जो इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं उस किस बुनियाद पर लगाए जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी आपका। एक्चुअली इस तरह है कि ये हमारा पार्टी के पार्लियामेंट के जितने भी मेंबर्स थे उनका एक इजलास था वहाँ पे। मतलब ये कोई हमारी इस तरह पॉलिटिकल वर्कर्स की इस तरह गैदरिंग नहीं थी। तो वो सिर्फ और सिर्फ हमने आंदा के लाइवल की एक अपनी पार्लिमानी मीटिंग की थी जिसमें पंजाब के MPs और MNAs और KP के MPs और MNAs उसमें शामिल थे और साथ ही उनके साथ हमारे अपोजिशन लीडर हैं जनाब पंजाब असेंबली के बिपरा साहब, उनके साथ हमने मलिक बिपरा साहब, उनके साथ हमने इज़हार यकजहती के लिए वहाँ पे गए थे। इस वजह से वहाँ पे गए और वहाँ पे मीटिंग की और वापस आ गए। अच्छा, फिर ये भी बताइएगा कि गंडापुर साहब ने ऐलान कर दिया है 90 दिन के प्लान का, तो पार्टी के अंदर से भी बातें हो रही हैं कि खान साहब ने तो 5 अगस्त की बात की थी। ये 90 दिन का प्लान जो है ये गंडापुर साहब का अपना कोई ज़ाती फैसला है, क्योंकि पार्टी में तो ऑब्वियसली वो कोई ओहदा ऐसा रखते नहीं है। इसकी क्या बैकग्राउंड है? जी सर, ये इस तरह के 5 का प्लान जो है खान साहब की फाइनल कॉल 5 की नहीं थी। उन्होंने ये कहा है कि कैंपेन अपनी आप 5 तक अपनी तैयारी मुकम्मल कर लें कि वो किसी टाइम भी अपनी कॉल दे सकते हैं। जो फिर खान साहब की जो कॉल होगी फिर उसके मुताबिक होगा। लेकिन जो उन्होंने वज़ीर आला साहब ने, गंडापुर साहब ने जो कहा है कि 3 मंथ्स की जो बात है, उन्होंने कहा है कि ये मैक्स टाइम है हमारे पास, इसके बाद हमने बिल्कुल चीज को खत्म कर देना है। या हम यहाँ पे जमहूरियत होगी या नहीं होगी, या सियासत होगी या नहीं होगी, वो डेडलाइन है, वो खत्म होगी इसके बाद। लेकिन जो खान साहब वाली बात है वो सबसे पहले होगी जब उन्होंने अगर कॉल के पहले दे दी, फिर उससे पहले वो वाली हमारी डेडलाइन। सब ऐसे पता नहीं, क्योंकि खान साहब का जो बयान सोशल मीडिया पे ऑन रिकॉर्ड है उसमें उन्होंने कहा हुआ है कि हमारी तहरीक का नुक्ता उरूज 5 अगस्त होगा। ये 90 दिन वाली बात तो कोई नहीं, वो कैसे तैयारी की बात लगती है आपको? ये हम भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वो तो कह रहे हैं कि तैयारी कर ले 5 अगस्त तक। साहिबा ने भी यही कहा था। तो अब ये सब मतलब यही बात थी, आप कह रहे हैं कि तैयारी करनी है 5 अगस्त तक। अब मलिक साहब, अब ये जो मुज़ाकरात की पेशकश है इस पर बात कर लेते हैं। पहले पार्टी की पोजीशन, बल्कि इमरान खान साहब की पोजीशन यही रही है कि बात होगी तो सिर्फ उन लोगों से, इस्टेब्लिशमेंट से होगी। अब वज़ीर आला हुकूमत से मुज़ाकरात की भी बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे तो कर ही सकते हैं, लेकिन उनके बेनिफिशरीज से भी कर सकते हैं। सो किससे करनी है ये? क्या पॉलिसी शिफ्ट है या दोनों से करनी है? ज़रा बता दें प्लीज़। जी, इख्तियार तो आपको पता है जिनके साथ है, तो वो तो पॉलिसी तो जो आप, वो तो खान साहब ने कहा मुल्क के लिए तो जो भी मुज़ाकरात करेंगे उसके लिए हम तैयार हैं। अगर आप कहते हैं कि किसी ज़ात के लिए करना है तो उसके लिए वो तैयार नहीं है। तो मुल्क के लिए तो हमेशा उन्होंने कहा है, उन्होंने हमेशा इस बात का कहा है कि मुज़ाकरात जब भी हो हम उसके लिए रेडी हैं। जो मुल्क के लिए, इस मुल्क के लिए, इस मुल्क में जो अमन आ सके, इस मुल्क की इकॉनमी बेहतर हो सके, इस मुल्क में जमहूरियत आ सके, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ आ सके, इस मुल्क में लोगों को इंसाफ मिल सके, उसके लिए तो हर वक्त हमने तो कभी भी नहीं कहा। खान साहब ने कभी कहा है कि उसके लिए आप लोगों ने मुज़ाकरात नहीं करना। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मलिक अदील इकबाल साहब। भाई हमें ज़रा फौरी तौर पर एक ब्रेक लेनी है। विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक जी, गुड मॉर्निंग वंस अगेन। अब जरा मौसम की बात करेंगे, हम भी जरा पेशगोई करें ना। एक तो हमारी अपनी, वैसे हम तो ऑलमोस्ट रोज ऑन रेगुलर बेसिस आपको एक हमारे अपने तजर्बे के बेसिस पे पेशगोई होती है। तजुर्बा क्या, हम बादल देखते हैं, हम जो कहते हैं वो उल्टा ही पड़ता है, उल्टा ही पड़ता है, तो हमने क्या फोरकास्ट दिखानी है। लेकिन मुल्क के बेशतर और जो इलाके हैं उनमें मानसून की बारिशों का सिलसिला जो है वो बिल्कुल जारी है। पंजाब, केपी, बलोचिस्तान में आज भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के है। और सिंध की क्या बात करें, सिंध के बेशतर अजला में आइंदा 12 घंटों में मौसम गर्म जो है वो रहने का इम्कान है। और सिंध के साहिली शहरों में बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है, हम दोनों ने जाहिर किया है, लेकिन वो नहीं हो रहा भाई, मैं नहीं बात कर रही। कराची में अगरचे कई दिन से बादल मौजूद हैं, एक अच्छी बारिश का इंतजार हम कर रहे हैं। एक हुई थी इस सीजन में, बाज़ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। हब्स की कैफियत होती है, फिर हवा चलने लगती है, फिर हब्स हो जाता है। अब फिर इम्कान है कि आज की बारिश हो सकती है। कि आई एम पर्सनली ऑफेंडेड ना, मैंने पर्सनल लिया हुआ है, क्योंकि मैं इधर नहीं थी जब बारिश हुई थी। और अब बताया जा रहा है कि हर हफ्ते एक नई तारीख आ जाती है, तारीख पे तारीख आ रही है। जज साहब मतलब अब बता रहे हैं कि 16 से बारिशों की पेशगोई है। मुझे बताएं कि अगर ना हुई तो मैं किसको पकड़ूं? हमने ना वी हैव टू होल्ड समबडी रिस्पांसिबल, क्योंकि हम ही यहाँ पे हम ही है जो बता रहे हैं। बट इसके अलावा दरियाई सिंध में राजनपुर, घोटकी, तौसा के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद हो रही है। घोटकी में दरिया पार करते हुए कल एक ही खानदान की 3 खवातीन डूबकर हलाक हुई हैं। मालाकंड में बारिश के बायस दीवार गिरने से 2 बहनें जाँ बहक हुई। कोहाट में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से एक शख्स जाँ बहक हुआ। तौसा में कई बस्तियाँ ज़ेरे आब आ गई हैं, लोग सैलाब में महसूर हो गए हैं। सो ये चैलेंजेस ऑलरेडी मौजूद हैं, शुरू हो गए हैं। राजनपुर के कच्चे के इलाकों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो रहे हैं। महकमा मौसमियात ने 15 जुलाई से 31 अगस्त तक रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद बारिश की पेशगोई की है। पंजाब में अगस्त तक मतलब अभी अगस्त स्टार्ट भी नहीं हुआ, मुसलसल बारिशें हो रही हैं। तो हम ना थोड़े से गिल्टी फील करते हैं, बिकॉज हियर वी आर वेटिंग फॉर इट टू रेन, और वहाँ हालात देखें हालात किस तरह हो जाते हैं। हालात के पेश नज़र इंतज़ामी इदारे हाई अलर्ट हैं। हम अंजुम नज़ीर जैगम साहब से बात करेंगे, मेट्रोलॉजिस्ट हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा हम आपको थरपारकर के शॉट्स दिखाना चाहते हैं कि आपको हम हर साल बताते हैं कि थरपारकर वैसे तो इट्स ड्राई एंड हॉट, लेकिन मानसून में जब वहाँ बारिशें हो जाए और फिर वो जो गरज चमक के साथ एक और ही एक माहौल बन जाता है, विच एक्चुअली कैन गेट वेरी डेंजरस एज वेल। तो ये हमने आपको कुछ, तो ये सारे जानवरों को क्या हुआ है? जानवरों को क्या हुआ था? मौसम चेंज होने से भी मुतासर होते हैं। रानी खेत की इत्तलात भी आ रही थी कुछ। ये कुछ कराची के भी साथ साथ हमने कहा आपको, जो हम सुबह से बात कर रहे हैं, बस ऐसा मौसम रहता है। अब आप ये देखें, अब आप बताएं कि आर वी टू ब्लेम जब हम आसमान की तरफ देखते हैं एंड वी स्टार्ट वेटिंग फॉर इट टू रेन बट इट डज नॉट रेन। हाँ, तो धोखेबाजी सी लग रही है थोड़ी सी। इन एनी केस अंजुम नज़ीर जैगम साहब हमारे साथ हैं। अंजुम साहब, इसी बात से शुरू, ये पूरा माहौल मतलब जिसको कहते हैं ना कि रेडी बैठा हुआ है आसमान, लेकिन बारिश क्यों नहीं हो रही कराची में? मतलब इसकी कोई साइंटिफिक क्या एक्सप्लेनेशन आप देंगे? शुक्रिया। देखें, इस वक्त पोजीशन ये है कि सिंध की तरफ जो है लो प्रेशर, जो मॉनसून के करंट्स हैं, उनकी रफ्तार यानी कि इंटेंसिटी जो है वो कम है। इसका इस वक्त जो इम्पैक्ट है, जो मॉनसून की जो जिसको हम ट्रफ कहते हैं, वो मुल्क के बालाई इलाकों की जानिब है, और इसका इम्पैक्ट जो है वो अभी तक जो है मुल्क के बालाई इलाकों पर ही है। एक और जो है वो मगरिबी हवाओं का सिलसिला जो है मुल्क के बालाई इलाकों को मुतासिर कर रहा है। इसके साथ साथ जो मॉनसून के करंट हैं वो इस वक्त वस्ती पाकिस्तान के ऊपर है, और एक हवा का कम दबाव इस वक्त जो काफ़ी ताकतवर है सेंट्रल इंडिया के ऊपर है, जो इस बात की तवक्को है कि आने वाले दिनों में या आज शाम से जो है मुल्क के जो वस्ती इलाके हैं उनको मुतासिर करना शुरू करेगा, जिसके तहत जो पंजाब के अक्सर इलाके जो हैं, चाहे वो नॉर्दर्न पंजाब हो, सेंट्रल पंजाब हो, या सदर्न पंजाब हो, या वेस्टर्न पंजाब हो, इन सब में आने वाले 2 से 3 रोज़ के दौरान शदीद बारिशों के इम्कानात हैं। इसके साथ साथ जो डीजी खान के हिल टॉरेंट्स हैं वहाँ पर भी शदीद बारिशें होंगी, जिसकी वजह से डीजी खान के जो लोकल नदी नाले हैं उनमें तुग़यानी बरकरार रहेगी। अगर हम कराची की बात करते हैं तो कराची के लिए फिल वक्त आप ये कह सकते हैं कि मॉनसून ऑफ कोर्स के मॉनसून इन प्रोग्रेस है, लेकिन थोड़ा सा पॉज है कराची के लिए, और एक्सपेक्टेड ये है कि 18 तारीख के आसपास जो है वो
कराची में भी कुछ बारिश के इम्कान बनते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कहना कुछ कबल अज़ वक्त अभी भी आप कुछ ही कह रहे हैं। पहले 11 तारीख सुना था, हम बाकी मुल्क में अच्छी बारिशें हो रही हैं, खुल के बादल बरस रहे हैं, कराची में एक ही बारिश हुई है, लेकिन आसमान हम देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि बस बादलों से भरा हुआ है, जो नजर भी आता है। बादल जाते कहाँ हैं? कहीं ना कहीं जाके ये बादल खाली हैं, इनमें बारिश बरसाने वाले जरासीम मौजूद नहीं है क्या? जी देखें, ये समंदर के बादल हैं जो कि कराची का आप कहें यूजुअल मॉनसून का पैटर्न है। कराची में बारिश उस वक्त होती है जब कोई स्ट्रॉन्ग लो प्रेशर एरिया जो है कराची की तरफ मूव करता है, यहाँ कोई वेस्टर्ली का इम्पैक्ट आ जाए तो उससे कराची में बारिश होती है। इस वक्त अगर हम वेस्टर्ली की बात करते हैं तो जो वेस्टर्ली सिस्टम्स होते हैं ये सिर्फ मुल्क के बलाई इलाकों तक, यहाँ बलूचिस्तान के जनूबी इलाकों तक महदूद है, जिसमें खुशदार लसबीला वाली साइड जो है ये इलाके हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से कंटिन्यू बारिश हो रही है। कराची की अगर हम बात करें तो कराची में आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बारिश हो जाएगी। आने वाले दिनों में चले होपफुली बारिश हो जाएगी। अब सैलाब की सूरत हाल बता दें। मुताद्दिद मकामात ऐसे हैं जहां ऑलरेडी जानी नुकसान होना शुरू हो गया है, ऊंचे दर्जे का सैलाब देखा जा रहा है। व्हाट शुड वी बी प्रिपेयर्ड फॉर आने वाले हफ्तों में? देखें जी, जैसा कि मैंने बताया कि आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान पंजाब के अक्सर इलाकों में जो है वो बारिशें होंगी। स्पेशली जो ईस्टर्न पंजाब जो है, जनूबी पंजाब के जो ईस्टर्न इलाके हैं, बहावलपुर, बहावलनगर, इवन मुल्तान, सादकाबाद और इससे मुल्का राजनपुर, इन तमाम इलाकों में एक शदीद बारिश के इम्कान है। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा ऊपर चले जाएं तो जो डीडी खान और इससे मुल्हिका इलाके हैं या नॉर्दर्न बलूचिस्तान के इलाके हैं, यहाँ पर एक शदीद बारिश के इम्कान हैं आने वाले 2 से 3 रोज के दौरान। तो इस दौरान जो लोकल नदी नाले हैं वहाँ पर जो है वो फ्लैश फ्लडिंग की कैफियत डेवलप हो जाएगी। इसी तरह जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे बहावलपुर, मुल्तान और सादकाबाद और मुल्हिका जो भी शहर है, यहाँ पर जो है वो फ्लैश अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। इसी तरह अगर हम नॉर्दर्न साइड पे चले जाएं तो वहाँ पर भी जो नदी नाले हैं उनमें बहाव काफ़ी तेज़ रहेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि तरबीला के स्पिलवेज खुले हुए हैं और पानी का बहाव मुसलसल दरियाए से अंजुम साहब, अभी हमने कुछ विजुअल्स दिखाए हैं थरपारकर से जहाँ आसमानी बिजली गिरी है और हमने देखा है कि कितने जानवर जो हैं वो मर गए इसी वजह से। ये भी एक यूजुअल पैटर्न है कि इस मौसम में ख़ासतौर पे इन इलाकों में लाइटनिंग और ये बिजली गिरने का भी काफ़ी कॉमन सिलसिला होता है। जी देखें, बलूचिस्तान अगर हम सिंध की बात करते हैं, स्पेशली थरपारकर की, तो पिछले 5 से 8 सालों के दौरान यहाँ पर जो है वो आसमानी बिजली के गिरने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा नजर आ रहा है। क्या वजह होती है वैसे इसकी? कोई चीज़ आइंदा भी रहेगा क्या? कोई स्पेसिफिक चीज़ें होती हैं जो इस तरह से किसी खास रीजन पे आसमानी बिजली ज़्यादा असरअंदाज होती है? देखें, इस पे ये होता है कि जब चार्ज जो है अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं तो उसकी वजह से जो है वो लाइटनिंग स्ट्राइक होता है ग्राउंड के ऊपर। आपको पता है कि ये एक पूरा सहराई इलाका है, यहाँ पर चार्ज डेवलप होता है जब इंटेंस हीट होती है, तो उसके साथ जब इसका इंटरेक्शन जो है वो क्लाउड्स के साथ, क्लाउड में मौजूद चार्ज के साथ होता है तो वहाँ पर बिजली गिर जाती है। जैसे अक्सर हम पहाड़ी इलाकों में देखते हैं कि जो दरख्तों के ऊपर बिजली गिर जाती है, उसका यही फिनोमिना होता है कि चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, वैसे चूंकि हम आपसे बात ही कर रहे हैं इस लिहाज से, तो ये लाइटनिंग स्ट्राइक से बचा भी जा सकता है किसी तरीके से? कहीं अपने आप को सेव कर लें, सिक्योर कर लें, क्योंकि ये तो बड़ी खतरनाक चीज़ है। जी देखें, सबसे जो इम्पोर्टेंट है, अगर आपको याद हो तो जब हम थोड़ा अरसा पहले कराची में या बड़े बड़े शहरों में घर बनाते थे तो हम लाजमी तौर पर जो है ना इसका सिलसिला बनाते थे कि एक ऊपर जो है वो कॉपर का एंटीना लगाकर उसको जमीन में जो है वो लगा देते थे, जिसको हम ग्राउंडिंग कहते थे, ग्राउंड कर लेते थे पूरी बिल्डिंग को। अगर इसी तरह अगर आप इस रीजन में रहते हैं तो आपके अगर घर कच्चे हों या पक्के हों, आप लाजमी तौर पर अपने जो भी आपकी रिहाइश है उसको ग्राउंडिंग जरूर करें। अच्छा, बिल्कुल, जैसे हमारे टर्म्स में यहाँ कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह अर्थिंग कहते हैं इस चीज को, ये वही उसी की बात हो रही है। जी बिल्कुल, कॉटेज, बल्कि सोलर भी जब लगाते हैं तो ये वाली टेक्नोलॉजी है जो है यूज होती है। सोलर नहीं भी लगाएं तो आपको पूरे घर में एक अर्थिंग का निजाम बनाना चाहिए, जाहिर है जो माहिर इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अंजुम साहब। चले, अब हमने आपको बता दिया, अब हम नहीं कहेंगे कि जी बारिश हो रही है कि नहीं हो रही, इट इज़ अप टू यू, और ये फोरकास्ट जो है आपके सामने है।
लेकिन अगर हो जाए तो कैसे? अब टू यू क्या है, डोंट होल्ड अस रिस्पॉन्सिबल कि जी हमने कह दिया कि बड़े काले बादल थे और बारिश तो हुई, अब नहीं हो रही ना, क्या किया जा सकता है, तो हम पे ना जाएं। जल्दी से आपको ब्रेक तो लेनी है, लेकिन विंबलडन का रिजल्ट बताया क्या आपने? कल मैच देखा, बड़ा ही जबरदस्त मैच था। तो इटली ऑडियंस देखी थी मैंने उसकी और बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पे इटली के यांग सिनर ने विंबलडन टाइटल जीत लिया है और इस मेंस इवेंट के फाइनल में दिफाई चैंपियन थे स्पेन के कार्लोस अल्काराज, जिन्होंने लास्ट ईयर जीता था। मतलब क्या कमाल वैसे उन्होंने भी किया था। खैर एनीवे 4 सेट के मुकाबले के बाद ये शिकस्त उनको मिली और यांग सिनर की जीत का स्कोर था 4-6, 6-4, 6-4 और 6-6-4 और सिनर पहली मर्तबा बाय द वे विंबलडन का टाइटल जीते हैं और ये विंबलडन जीतने वाले इटली के भी पहले खिलाड़ी हैं। सो वहाँ बड़ा माहौल तो बना हुआ है, बड़ा ही माहौल था जी, बड़ी माहौल वैसे अदरवाइज विंबलडन में तो होता ही है और रॉयल्टी जी आई हुई थी सारे और बिग स्टार्स एंड इट वाज क्वाइट अ स्टार स्टडेड people who actually और आपने विमेंस इवेंट देखा था जिसमें वो लिटरली इट फिनिश्ड इन अंडर एन आवर, शायद पहले सेट में ही खत्म हो गया था सिलसिला, तो वो भी काफी मैच था। अच्छा जी, अभी ब्रेक ले रहे हैं, वापस आ रहे हैं। एशिया कप के लिए पाकिस्तान हॉकी टीम के भारत जाने के इम्कानात बज़ाहिर ना होने के बराबर हैं। आपको पता है वहाँ पे ऑलरेडी प्रोपेगेंडा शुरू हो गया था, जो उनका मिजाज है वो आया होना शुरू हो गया था। मतलब तमाम मेन स्ट्रीम न्यूज़ मीडिया चैनल्स, मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान हॉकी टीम के आने के खिलाफ जहर उगला जा रहा था। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत में स्केड्यूल्ड है और भारतीय मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल जहर उगल रहा है। भारतीय इंतहा पसंद तंजीमें पाकिस्तान हॉकी टीम को खुल्लम खुला धमकियाँ दे रही हैं। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान हॉकी टीम की तस्वीर लगाकर पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को धमकाया जा रहा है। हुकूमती ज़राए से इत्तलात आ रही हैं कि पाक भारत मौजूदा हालात को देखते हुए पाकिस्तान हॉकी टीम का भारत जाकर खेलना तो मुमकिन नहीं दिखाई दे रहा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हमारी टीम सेफ नहीं है और सेफ नहीं फील कर रही और इतने ओपन थ्रेट्स आ रहे हैं जो कि आ रहे हैं 100%, तो फिर तो हमारी टीम शुड नॉट ओनली प्रोटेस्ट कि ये क्या है, मतलब उस मुल्क में ये टूर्नामेंट ही क्यों है। वैसे तो आई एम सॉरी, जहां बाकी मुल्क नहीं जा सकते, इज इट बिकॉज ताकि पाकिस्तान ना आए? खैर ये फैसले तो पहले हो जाते हैं। तो जी हुकूमत ने बाज़ाब्ता भारत को अपने फैसले से आगाह अभी तक वैसे नहीं किया। 3 जुलाई को भारतीय हुकूमत ने पाकिस्तान हॉकी टीम के खिलाड़ियों को एशिया कप में शिरकत के लिए वीज़े जारी करने की मंजूरी दी थी। वीज़े दे देंगे तो धमकियां तो रोके ना। तो भारतीय मीडिया जी रिपोर्ट करता रहा है कि पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत करेगी। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन NOC के लिए हुकूमत से क्लियरेंस मांग चुकी है और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ये मामला वजारत दाखिला को भेज चुका है। सो व्हाट इज़ हैपनिंग ओवर देयर, ये हमें बताएंगे हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ है अतीक उर रहमान। अतीक, क्यों पाकिस्तानी हॉकी टीम जो है इंडिया जाए अगर इतने ओपन थ्रेट्स हैं? ठीक है, वीज़ा भी मिल जाए, NOC भी मिल जाए। NOC तो खता भी मिलेगा अगर बिल्कुल सिक्योरिटी प्रूफ जो इनको है इस किस्म की खबरें मिले, लेकिन पाकिस्तान को जाना चाहिए। देखें जो सूरत हाल अभी है इस वक्त भारत में और जिस तरीके से अब खुल्लम खुल्ला उनका मीडिया, उनका सोशल मीडिया पाकिस्तान को जिस तरीके से निशाना बना रहा है, तो अभी तक जो सूरत हाल है उसके मुताबिक तो पाकिस्तान टीम को वहां बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। और पाकिस्तान टीम ने जो है, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो हमारे जराए कहते हैं कि सिक्योरिटी मांगी थी, बिल्कुल ऐसी सदारती जो है वो हमें सिक्योरिटी फराहम की जाए, लेकिन वहां से ये जवाब मिला कि वही सिक्योरिटी फराहम की जाएगी जो दीगर टीमों को दी जाती है, कोई स्पेशल सिक्योरिटी नहीं होगी और जो हालात हैं इनमें आना होगा। उसके बाद फिर पाकिस्तान गवर्नमेंट ने फैसला किया कि जो है हम जो है भारत नहीं जाएंगे। इस वक्त ये सूरत हाल के अंदर जब तक पाकिस्तान के मेयार के मुताबिक पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सिक्योरिटी फराहम ना की जाए। अब इसमें हुमा और सुल्तान सबसे अहम मसला जो है वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन अब तक खामोश बैठी हुई है। ये टूर्नामेंट कोई 2 रोज पहले तो इंडिया को मिला नहीं, पहले से मिल चुका था और जो हालात सामने आ रहे थे उसमें कम से कम पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को FIH से कोई बात करनी चाहिए थी। अब तक आज की तारीख तक, मैं अभी इस वक्त तक की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने FIH से कोई राब्ता नहीं किया है। हमने FIH से भी राब्ता किया है, उन्होंने कहा पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसी अब तक कोई हमें खत मौसूल नहीं हुआ है, कोई टेलीफोन ऐसा नहीं आया है कि इस टूर्नामेंट को कहीं और मुंतकिल किया जाए। नहीं तो हम क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तानी हॉकी फेडरेशन जाहिर है हुकूमत जो फैसला करेगी उसी पे मुनसर होगा उनका फैसला।
हुकूमती ज़राए से कुछ मालूमात आ रही हैं कि भाई हमने करना क्या है, हमने जाना है, नहीं जाना है, हमने बताना है इदारे को कि इनको कहीं और मतलब किसी न्यूट्रल वेन्यू पे करा लें हमारे मैचेस? दरअसल देखें अब्दुल्ला, अगर आप क्रिकेट की बात करें तो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने एक स्टांस लिया और उस पर कायम रहे, और उसके बाद फिर एक फैसला हुआ कि ठीक है, अगर इंडिया टीम जो है पाकिस्तान नहीं आती तो पाकिस्तान भी नहीं जाएगी और फिर मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पे चले गए। आपको एक स्टांस लेना पड़ता है। चले क्रिकेट है, बहुत पैसा है, बहुत हाई लेवल पे हाई वोल्टेज में बात होती है। आप ब्लाइंड क्रिकेट को ले ले, जब ब्लाइंड वर्ल्ड कप यहाँ पाकिस्तान में हुआ, ब्लाइंड भारतीय टीम जो है यहाँ पर नहीं आई, उसके बाद पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल ने बहुत बड़ा स्टेप लिया और स्टांस लिया और उस पर कायम खड़े हुए, और फिर यही फैसला हुआ कि जो भारत में होने वाला वर्ल्ड कप था उसकी मेजबानी भारत से वापस ले ली गई और ये कहा कि भारत में नहीं होगा। तो आप स्टांस तो उस खेल की फेडरेशन एसोसिएशन लेगी ना। ठीक है, हम मानते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पैटर्न चीफ वजीर आजम शहबाज शरीफ है और उन्होंने ही स्टेप लिया, लेकिन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन FIH को एक लेटर लिखे, जितने ओलंपियंस हैं वो बैठ के FIH से बात करें, और FIH के जो सदर है इस वक्त अब्दुल्ला और होगा, मैं आपको बताता चलूं, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से, तैयब इकराम, उनका ताल्लुक पाकिस्तान से रहा, बड़ा नरम क्वेश्चन रखते हो पाकिस्तान के हवाले से। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान का हॉकी का सुनहरी दौर वापस आए। तो अतीक, तो फिर तो बहुत ही अजीब बात है, ये खामोशी जरा अजीब लग रही है। लेकिन ये बताएं, ये हम समझना भी चाहते हैं कि कोई पास्ट हमारे पास ऐसा प्रेसिडेंट है कि जब टीम्स को थ्रेट हो, इस तरह सिक्योरिटी थ्रेट हो, तो उनको क्या किस लेवल की प्रोटेक्शन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए? क्या वो दौरा भी करते हैं कि नहीं करते हैं? कैसे, ऐसे कोई एग्जाम्पल है या फिर वो टीम्स जाती ही नहीं है खेलने? देखिए, हमारे मुल्क में तो आप जरा सा कुछ होता है, कोई टीम आती है तो हम उनको किस तरह सिक्योरिटी फराहम करती है पूरी दुनिया ने देखी है। अब इंडिया में जिस तरीके से सूरत हाल इस वक्त है, उसमें पाकिस्तान हॉकी टीम को या पाकिस्तान की कोई भी टीम जाए उनको स्पेशल सिक्योरिटी देना पड़ेगी। और जो सूरत हाल है, जिस तरीके से वो खुला धमकियां दे रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर जो है बीजेपी की जो है वो SSR जो है वो जिस तरीके से सोशल मीडिया पे पोस्ट कर रही है, वो तो खुला थ्रेट है पाकिस्तान के लिए। तो ऐसे में अगर सिक्योरिटी वो नहीं देंगे, एक नॉर्मल सिक्योरिटी देंगे, तो सूरत हाल जो है काबू नहीं आएंगे। तो हम भी नहीं चाहते, ना हमारी गवर्नमेंट चाहती है कि पाकिस्तान खिलाड़ियों की जाने जो है वहाँ खतरे में हो और पाकिस्तान अंडर प्रेशर खेले। अब तक हम भवेशनर में जो है एक खेल के आए थे चैंपियंस ट्रॉफी, उसकी मिसालें जो है वो इंडिया देती है कि वहाँ जो है बड़ा गलत बिहेव किया था खिलाड़ियों ने। अरे भाई, जब इंडियन तमाशाइयों ने जो बिहेव किया था वो आपको नजर नहीं आया था? हमारे खिलाड़ियों ने मैच जीतने के बाद, भारत को भारतीय जमीन पे शिकस्त देने के बाद जो रवैया तैयार किया था वो आपको सबको नजर आ रहा है। तो आपको सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी। वो सूरत हाल जिस तरह थी जब उस वक्त जो खिलाड़ी थे उनसे पूछें वो कैसे दौर से उस वक्त गुजरे। बिल्कुल। अच्छा, और अगर जल्दी से बता दें कि सिक्योरिटी फराहम करनी पड़ेगी और वो भी सदारती लेवल की सिक्योरिटी? जी बिल्कुल, और नहीं होने वाला वैसे। ये तो बहुत शुक्रिया अतीकुर रहमान, ये बहुत मुश्किल है। देखो, इतना से भी थ्रेट हो, ये कौमी नेशनल टीम है, ये छोटे मोटे वैसे तो कोई भी जा रहा और जो हमारे हालात चल रहे हैं मेक सेंस। Yes, but then our teams should not go. Why should we go to India? अगर हमें the people who are in question, आपको पता है वो नहीं करेंगे। वेलकम बैक। अच्छा जी, एक ये किस्सा जो है ना, हम बहुत ही, पूरा मुल्क ही एक्चुअली इससे डिस्टर्ब हुआ है, बिकॉज इसके बड़ी कड़ियाँ हैं और फैमिली रिलेशंस, हर चीज़ पे एक जो है वो क्वेश्चन मार्क है। मौत के बाद सबकी तवज्जो जो है वो का मरकज़ बन जाने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की हम बात कर रहे हैं कि मौत क्यों और किन हालात में हुई, ये एक अहम सवाल है। इस पर मुख्तलिफ अंदाज में हर कोई बात कर रहा है। पता है क्या है, सारी अटेंशन चली गई कि जी उनकी स्ट्रेंज रिलेशंस थे फैमिली के साथ और कोई उनकी बैयत लेने आया नहीं आया, वो सब कुछ असाइड, हाउ डिड शी डाई? मतलब ये बड़े पर्टिनेंट सवाल हैं कि हुआ क्या था। तो ये सवाल जो है ये डेफिनेटली बनते हैं। की मौत को महज तिब्बी समझने के बजाय थोड़ा और अंदाज में भी देख रही है। ऐसी इत्तलात हैं कि पुलिस को हुमैरा के मोबाइल और लैपटॉप के पासवर्ड्स एक डायरी से मिल गए हैं और ये दोनों चीज़ें अनलॉक हो गई हैं और हुमैरा की वजूहात जानने में मदद मिल सकती है। SP क्लिफ्टन इमरान जागरानी की सरबराही में कमेटी के मुताबिक अभी तक हुमैरा असगर के अपार्टमेंट से ऐसी
कोई शय नहीं मिली है जिससे शक हो कि उन्हें कत्ल किया गया है। मुकदमा पोस्टमार्टम और केमिकल एग्जामिनेशन रिपोर्ट आने के बाद ही दर्ज किया जाएगा। इससे पहले हुमैरा असगर के भाई ने भी किसी शख्स पर शक का इजहार करने से गुरेज किया था। ऑल्दो उन्होंने इस मामले पर ज़रूर शक का इजहार किया था। उनका कहना था कि फॉरेंसिक रिपोर्ट के बाद ही वो किसी फैसले की पोजीशन में होंगे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने इसमें अभी तक किसी देखा, आपके जहन में कोई ऐसा आया है कि जिसके ऊपर आपको वो तो अभी जो रिसेंटली जब रिपोर्ट आएगी ना उसकी मेडिकल की या जो फोरेंसिक की, और उसके मुताबिक जो है ना फिर हम नॉमिनेट कर सकेंगे किसी को। वालदा ने उनसे काफ़ी दफ़ा पूछा कि यार मुझे कुछ डिस्कस करो कि मैं थोड़ा बैकअप रख सकूं ताकि कभी खुदा ना खासा कोई ज़रूरत पड़ जाती है। उस सिलसिले में भी कभी हमारे साथ डिस्कशन नहीं हुई। और फिर आपको ये भी पता है कि हुमैरा असगर की मौत पर सोशल मीडिया पर हज़ार तरह की कयास आराइयाँ हुई और किसी ने इसे जहनी दबाव, अकेलेपन और काम ना मिलने के शदीद डिप्रेशन से जोड़ा। किसी ने हुमैरा असगर की फैमिली के रवैये और सलूक पर सवालात उठाए। इट कुड बी एवरीथिंग मिक्स टुगेदर। मगर हुमैरा के चचा ने इस तासुर को बिल्कुल मुस्तरद कर दिया कि हुमैरा से ख़ानदान ने लाताल्लुकी जो है वो इख्तियार कर रखी थी। उनका बिल्कुल ही ऑपोजिट एक रिएक्शन था। सुने। रब्ता होता रहा, वो आती रही, कभी 2 माह आ गई, 3 माह बाद आ गई, 6 माह बाद आ गई। सानू घर का ही नहीं पता कितने रही कितने नहीं। पुलिस के साथ रब्ता करने की कोशिश नहीं की जब फ़ोन बंद हुआ? नहीं। नान उसके साथ इज़हार लाताल्लुकी कर चुका था? नहीं, कोई नहीं। इसने बोला कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, इस पे मुझे अपना खुशी है। माँ बाप ने क्या कि ठीक है बेटा, आपकी खुशी है तो हमारी खुशी है। कितने साल पहले घरों गई थी? वो तकरीबन 17-18 से बेच गई है तो आंधी रही है। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद। सो ये है सूरत हाल। फिर ये भी बात हो रही थी कि हुमैरा जायदाद में से हिस्सा चाह रही थी। उनके कज़न्स जो हैं इस बात की नफ़ी भी कर रहे हैं। लेकिन हुमैरा यहाँ ज़ाहिर है कोई बहुत बेहतरीन हालात में तो नहीं रह रही थी। उनकी जो अपार्टमेंट की हालत थी वो भी सामने थी। फिर वो ज़ाहिर है बगैर किसी सवारे की भी यहाँ रह रही थी। और उनके घर की जो फुटेज आई है उसमें मुतादिद गाड़ियाँ वगैरह, घर भी सेटल्ड ही लग रहा है। डिस्पाइट हैव कमिंग फ्रॉम अ वेल सेटल्ड बैकग्राउंड, इट डज सीम दैट शी ये उन्होंने फैसला लिया हुआ था कि चाहे जो भी हो कि मैं अकेले ही रहूंगी। और ऐसा भी लग रहा था कि फैमिली की तरफ से कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है। डेफिनेटली। सो डॉक्टर्स के मुताबिक लाश डीकम्पोजिशन की एडवांस स्टेज में जा पहुंची है तो मौत का तयन बड़ा मुश्किल हो जाता है। इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो लाश पर किसी किस्म के तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। कराची पुलिस के लिए सर्टनली हक़ाइक़ तक पहुंचना कि एक मुश्किल टास्क है, यहाँ पे एक चैलेंज है। इसी पर बात करते हैं। DIG साउथ असद रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट काशिफ मुश्ताक जो कि कवर कर रहे हैं ये सारी खबर, उन्होंने भी हम ज्वाइन किया। सर रज़ा साहब, सबसे पहले तो ये बता दें कि इन्वेस्टिगेशन का क्या रुख है, किस डायरेक्शन में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? कोई फाउल प्ले आप देख रहे हैं कि कुछ हुआ होगा? ये बैकग्राउंड ज़रा बताइए। जी थैंक यू वेरी मच। जैसा कि आपको सबको है कि इनकी जो बॉडी है वो 8 जुलाई को डिस्कवर हुई उनके बेडरूम से। तो तकरीबन 6 दिन का अर्सा गुजर चुका है। तो इसमें हमने काफ़ी इसके अंदर जो है वो तफ्तीश करने की कोशिश की है। पुलिस के पास बेसिकली 3 एंगल्स ही थे कि या तो ये कि ये इट इज़ अ केस ऑफ मर्डर और सुसाइड और दिस इज़ अ केस ऑफ नेचुरल डेथ। तो तीनों एंगल्स के ऊपर पुलिस जो है वो काम कर रही है। और चूँकि जैसे आपने खुद इस चीज़ को बताया है कि चूँकि बॉडी एक एडवांस स्टेज ऑफ डीकम्पोजिशन में चली गई, इसलिए काफ़ी हमारे लिए मुश्किल आ रही हैं कि उसकी जो जितने कुछ शवाहिद हैं उसको इकट्ठा किया जा सके। इसी तरह से चूँकि टाइम ऑफ डेथ भी जो है तकरीबन 6 माह से कबल अज़ वक्त है, तो हमें काफ़ी दुश्वारी इससे भी आ रही है कि वहाँ पर चूँकि जो CCTV कैमरा, इसी तरह से कोई अगर आई विटनेस अकाउंट्स है तो उनकी स्टेटमेंट्स लेना वो भी हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल का बात है। अच्छा असद साहब, एक तो बता दीजिए, बहुत सी बातें, जितने मुंह उतनी बातें हैं इस केस में लिटरली। एक आप चीज़ कंफर्म कर सकते हैं कि क्या दरवाज़ा इनके अपार्टमेंट का बाहर से लॉक था? नहीं था, क्योंकि ये इत्तलात भी आ रही थी कि भाई अपार्टमेंट का दरवाज़ा तो बाहर से बंद था इसलिए किसी को शक नहीं हुआ, या सिर्फ अंदर से ही लॉक था। और जो अपार्टमेंट है वहाँ से आपको कोई ऐसी चीज़ मिली है
जो आपके लिए तफ्तीश में पेशरफ्त का बाइस बन सके? मतलब अगर सुसाइड का केस मुबैना तौर पर है तो हो सकता है आपको कोई दवा ऐसी मिली हो, या अगर मुबैना तौर पर मर्डर का केस है तो कोई ऐसा क्लू आपको मिला हो? जी पहले ही दरवाजे वाली बात बता दें। जी बेसिकली जो इनका जो फ्लैट है उसके 2 दरवाजे थे जो बैरूनी दरवाजे हैं। एक दरवाजा जो है वो आखिरी दरवाजा था, लोहे का था, एक लकड़ी का जैसे होता है डिफेंस के फ्लैट्स में। जी हाँ। तो जो दोनों दरवाजे थे, जब पुलिस और कोर्ट ऑफिशियल वहां पर पहुंचे तो दोनों दरवाजे बंद पाए गए। जो आउटर दरवाजा था लोहे का, उसको जैसे होता है कि उसमें कोई भी आप इस तरह वो खुला होता है कि वहां पर कोई भी अपना हाथ डाल के जैसे जो है अंदर से भी उसको या बाहर से भी खोल सकता है उसको। तो वो जो बाहर वाला दरवाजा था, आखिरी दरवाजा, उसके ऊपर भी लॉक लगा हुआ था और अंदर से लॉक लगा हुआ था, जिसको बाहर से पुलिस ने और कोर्ट ऑफिशियल ने जो है वो उनकी मौजूदगी में उसको खोला। और जो अंदर का दरवाजा था उसको जैसे है कि वो चाबी के जरिए जो था वो बंद किया गया था, जिसको बाहर से भी अगर आप पुश करें अंदर से या जब आप एग्जिट करते हैं तो उसको अगर आप अपनी तरफ पुल करें तो ऑटो लॉक हो जाता है। गॉट इट तो बेसिकली बाहर से तो फिर लॉक ना हुआ। जी हाँ, उसको अगर आप की इन करें तो वो खुल जाता है। तो वो दरवाजा भी बंद था, तो उसको भी पुलिस ने फिर जो है गेट क्रैश किया, उसको फोर्सेबली ब्रेक इन करना पड़ा। अब जहां तक शवाहद की बात है तो अभी तक हमें इस बात तक कामयाबी हुई है कि हमने जो मुतवफ़ी के फ़ोन थे उनको हमने अभी तक जो है वो पासवर्ड ब्रेक करने में कामयाब हो गए हैं और उसमें हमें कुछ मालूमात मिली हैं। हमें ये अभी तक ये हमारा इम्प्रेशन है कि तकरीबन 7 अक्टूबर को इनकी आखिरी कॉल जो है वो तकरीबन शाम को 5 बजे जो है वो इनकी फ़ोन के ऊपर कॉल आई। उसके बाद से इनका फ़ोन जो है वो उसके ऊपर आउटगोइंग ख़त्म हो गई और ये जो फ़ोन है वो अगले 3 दिन के लिए ऑन तो रहा, मगर इसके ऊपर इनकमिंग कॉल्स भी आती रहीं, मगर इसको कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर सका। और 10 तारीख को 10 अक्टूबर को ये फ़ोन बैटरी रिचार्ज होने की वजह ना होने की वजह से ये फोन फिर गॉट इट शाम 5 बजे वाज द टाइम ऑन 7 अक्टूबर जब इनकी तरफ से कोई कॉरेस्पॉन्डेंस की गई या कॉल की जरूरत नहीं, या व्हाट्सएप तक आप एक्सेस करने में, क्योंकि अगर कॉल ना हो तो व्हाट्सएप चल रहा होता है, तो व्हाट्सएप पे लास्ट रिस्पॉन्स इनका आप आइडेंटिफाई कर पाए हैं? जी हाँ, उसमें से भी हमने कुछ मालूमात दी हैं। हमने जो इनकी CDR का एनालिसिस किया है और जो व्हाट्सएप है उसमें हमें तकरीबन को 20-25 ऐसे नंबर्स मिले हैं, ऐसे अफराद हैं जो उनके साथ क्लोजली रास्ते में थे। उनका हमने इंटरव्यू करना शुरू कर दिया है और उसमें जैसे कि उनके चौकीदार हैं, जो उनके घर मेड काम करती थी, जो उनके ऐसे कोई दोस्त हैं जिनके साथ कभी कभार वो जिम जाती थी, या फिर ऐसे अफराद जो जिनके साथ मिलके उन्होंने कभी किसी प्रोग्राम में शिरकत की हो या कोई ऐसा कोई जो कि वैसे जो घर का वर्किंग डोमेस्टिक स्टाफ होता है उनको भी ये अलार्म जो है रेज करना चाहिए था। मेड्स वगैरह जो घर आती जाती रहती हैं कि जी इतने अरसा हो गया दरवाज़ा नहीं खोला। असद रज़ा साहब, आपने कहा कि डायरी से पासवर्ड जो हैं वो उनके फ़ोन के मिले, तो डायरी में क्या वो डायरी लिखती थी कुछ उसमें और भी बड़ी क्लूज वगैरह और उनका जो उनका जो स्टेट ऑफ माइंड था उस वक्त का, या फिर उनके फैमिली से रवाबित कोई चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई थी? जी देखिए कि जो हमारा इम्प्रेशन है वो अभी तक ये है कि वो चूँकि एक आर्टिस्ट भी थी और शी वॉज वेरी गुड पेंटर आल्सो। उनकी अगर पेंटिंग जो है वो उनको देखा जाए तो उसमें थोड़ा सा तासुर मिलता है लोनलीनेस का। एक ऐसा कि जैसे एक वो ऐसी इंडिपेंडेंट खातून है जो अकेली है, जो इसी तरह से अपने हालात जो है उसके साथ वो सामना कर रही है उनका। और मैं समझता हूँ कि जब अभी तक जो हमारे पास शवाहिद हमें मिले हैं वो ये है कि उनका एक हेल्दी एटीट्यूड था लाइफ की तरफ, वो रेगुलरली जिम भी जाती थी और आखिरी दिन भी जो हमको बताना चाह रहा था कि मेरा ख्याल है कि घर में वो उन्होंने अपनी लॉन्ड्री जो थी वो अभी कर रही थी जब ये वाक़या पेश आया है।
और जो उनकी बॉडी पोजीशन है, जैसे कि वो प्रोन पोजीशन में हमें पाई गई, तो हमें काफ़ी हद तक तो अभी यही लग रहा है कि ये एक नेचुरल डेथ जो है उसका केस है। मगर फिर भी ये ख़त्मी तौर पर बात नहीं की जा सकती जब तक हमें फोरेंसिक्स की रिपोर्ट ना मिल जाए। इसी तरह से जो उनका मोबाइल डेटा है, अब उसको दोबारा फोरेंसिक्स करवाएंगे, उसमें देखेंगे कि कुछ चीज़ डिलीट तो नहीं कर दी गई, इसी तरह से केमिकल रिपोर्ट सामने आ जाएं या ऐसे कोई और हमें शवाहिद मिल जाएं जो कि जिनका अभी तक हमें इदराक नहीं है, तो हो सकता है कि इसका कोई नया एंगल खुल जाए। राइट वेरी ट्रैजिक, और खास तौर पे बिकॉज़ शी वाज सो यंग, इसलिए वो नेचुरल डेथ वाले एलिमेंट को भी यू नो क्वेश्चन कि हुआ क्या, इतनी यंग, हेल्दी लाइफस्टाइल, कोई वजन नहीं बढ़ा हुआ, कुछ नहीं है। अगर आप हमारे साथ ही रहिएगा, साहब आप हमारे साथ ही रहे। सो काशिफ, जाहिर है मुख्तलिफ पहलुओं पे तफ्तीश हो रही है, हर जर्नलिस्ट भी आपको पता है अपार्टमेंट के बाहर ही नज़र आते हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया वाले हों या टीवी वाले हों। आप लोगों की भी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई है, फिर अब तो फैमिली के बयानात इतने सामने आना शुरू हो गए हैं। आप भी इतने अरसे से इन केसेस को कवर कर रहे हैं, क्या तासुर मिल रहा है आपको मजमूई तौर पर, पर्टिकुलरली इस केस को लेकर? अब्दुल्ला नुमा, सबसे पहले हम अगर ये बात करें कि क्या इस फ्लैट के करीब जो लोग रहते थे, क्या उनको इस चीज की स्मेल नहीं आई? ये बात हम आपसे कितने दिन से पूछ रहे हैं काशिफ जी। मैं जब इस फ्लैट का हमने विजिट किया, ये है 4 मंजिला इमारत है और इसमें लिफ्ट बाकायदा लगी हुई है। इस लिफ्ट के अंदर जब आप अभी भी जाते हैं तो उसमें से स्मेल आ रही है। तो अगर बंद लिफ्ट के अंदर वो स्मेल आ रही है तो बंद फ्लैट के अंदर भी वो स्मेल आ रही होगी, जो कि पड़ोसियों को और उनके सामने वाले फ्लैट को आनी चाहिए थी। यहाँ से जो पुलिस हुकाम है वो ये क्लियर करते हैं कि जो सामने वाले लोग हैं वो इस दौरानिये में वहाँ मौजूद नहीं थे। ये मामला जो जैसे कि अजहर साहब ने भी बताया कि अक्टूबर 2024 के तक का है और मुमकिन तौर पर इनकी मौत जो है वो इसी दौरानिये में वाक़ई हुई, लेकिन जो सामने वाले फ्लैट वाले हैं वो 2025 में आए। ये बात किसी हद तक मानी जा सकती है और इस पे पुलिस तफ्तीश कर रही है। लेकिन एक बॉडी अगर एक कमरे के अंदर इस तरह डिकम्पोज हो रही है और काफी अरसे से पड़ी हुई, तो उसकी एक स्मेल आती है। हम इस बात को भी इग्नोर करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि आया अक्टूबर तक इनसे लोगों का जिनका राब्ता था, देखिए हमारा और आपका भी एक फैमिली सर्कल होता है, एक फ्रेंड सर्कल होता है और एक लोगों से हम बहुत ज्यादा मिलते हैं। तो वो लोग जब अक्टूबर से 1 माह गुजर गया और ये उनसे नहीं मिल पा रही है, इनका राब्ता नहीं हो रहा था, तो उन लोगों का बयान लेना इस हवाले से बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि ये जो फ्लैट है, ये फ्लैट के जो ऑनर है उनका बयान इंतहाई इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए भी कि 2018 में इन्होंने ये फ्लैट जो है वो रेंट आउट लिया और 2019 के एंड में जो है वो इनका पहला झगड़ा जो है उनसे शुरू हो गया, नोटिस भी बाकायदा दिया गया। तो वो जो नोटिस का सिलसिला 2019 से शुरू हुआ और 25 तक इसी तरह इनके मामला चलते रहे। पहले ये इशू रहा कि किराया नहीं बढ़ाया जा रहा और फिर ये इशू रहा कि जो है वो एकदम से इन्होंने किराया देना ही बंद कर दिया। तो इस तमाम तर मामले में जो इस घर के मालिक हैं उनका बहुत ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट रोल बनता है। दूसरी चीज ये भी बनती है कि आया जो फैमिली है या फिर कोई इनका फ्रेंड सर्कल है उसमें से कोई मुद्दई नहीं बनता। हमने इस तरह के केसेस में ये देखा है कि जब पुलिस किसी केस के मुद्दई सरकारी तौर पर बनती है तो वो केस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं बनते हैं। तो असद साहब से हम ये भी जानेंगे कि आया ये केस इतना इम्पोर्टेंट बनेगा। बेशक पुलिस की जानिब से एक टीम तश्कील दे दी गई है और बहुत अच्छी इस पे हिकमत अमली बनाई जा रही है। डीआईजी साहब की जानिब से एसएसपी साउथ को भी कहा गया है और तमाम तर चीजों को जो है वो क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन बहुत सारे पहलू इस स्टोरी में बनते हैं। जब हम भी वहां पहुंचे और हमने इनके जो नीचे शॉपकीपर मौजूद है फ्लैट के, उनसे जब बात की तो उनका भी एक मौक़िफ़ सामने आया कि उन्होंने भी 6 माह कबल जो है वो इन्हें फ्लैट के पास देखा था और ये अमूमन उनकी शॉप पर भी जो है वो अकेले आती थी। तो उनका बयान हो गया या फिर रह रहा होगा तो इसे नीचे से ही सामान लेना है। असद साहब, बहुत अहम पहलू काशिफ ने भी उठाए। जी काशिफ, कंप्लीट योर थॉट। अच्छा, एक चीज इसमें और है कि अगर ये 8 माह पुरानी लाश है और 8 माह पहले ही जो है वो इस घर के अंदर से तमाम तर चीजें भी मुनक़ता हुई। हमने देखा कि जो बिजली का कनेक्शन है वो डिस्कनेक्ट हुआ। फिर हमने ये देखा कि मालिक मकान को रेंट नहीं जाता था। अच्छा, हमने ये भी जानने की कोशिश की कि आया इस फ्लैट की मेंटेनेंस, अमूमन इस इलाके के अंदर इस तरह के फ्लैट मौजूद हैं जिनकी मेंटेनेंस जाती भी है और नहीं भी जाती है। तो क्या जो अगर इस फ्लैट की मेंटेनेंस जाती है तो जब मेंटेनेंस रोकी जाए तो मेंटेनेंस इतने बड़े अरसे के लिए नहीं रोकी जाती है, क्योंकि आपके बहुत सारे यूटिलिटीज चीजें वो मेंटेनेंस से हल हो रही होती है। तो क्या इस हवाले से कोई चीज सामने आई है जो उनके बिजली का कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हुआ? तो क्या क्योंकि बिजली के कनेक्शन भी 1 से 2 माह के अंदर अंदर डिस्कनेक्ट हो जाता है और इस फ्लैट का भी डिस्कनेक्ट हुआ था।
तो ये सारी चीजों कब हुआ था और जाहिर है मेंटेनेंस नहीं जाती तो बिल्डिंग वाले क्या पानी किस तरह दे रहे थे, क्योंकि पानी यहाँ पे टैंकरों के जरिए ही आता है, तो वो पानी की शामिल कीमत जो है मेंटेनेंस के पैसों में शामिल होती है। बिल्डिंग वालों ने पहले क्यों नहीं कोई अलार्म्स रेज किए कि हमारा एक टेनेंट है, ना पैसे दे रहे हैं ना कंट्रीब्यूशन है कोई, ये बड़ी सीरियस चीज है। हाउ डिड दे लेट इट गो फॉर 6 to 8 months? अच्छा, अब असद साहब सबसे पहले तो आप ये बताइए, आप जाहिर है इस शोबे से वाबस्ता हैं, इतनी सर्विस है आपकी, कोई पहला इस तरह का केस तो नहीं होगा, लेकिन अपनी नौयत का तो खैर ये पहला ही केस है। कोई जानवर भी मरा होता है ना कहीं पे तो घर में खड़ा नहीं हुआ जाता। सो एक इंसान दुनिया से चला गया, उसकी लाश डिकम्पोज हो रही है, इतनी सी बिल्डिंग है, कैसे हो सकता है कि ताफुन ना फैल रहा हो और ना बदबू आ रही हो इर्द गिर्द मोहल्ले में, पूरे नेबरहुड को? जी थैंक यू वेरी मच। मैं समझता हूँ कि काशिफ मुश्ताक साहब ने बिल्कुल सही पहलुओं को उजागर किया है, और मैं समझता हूँ कि जो जिस फ्लैट पे ये रहाइश पजीर थी वहाँ की जो फ्लैट्स की मैनेजमेंट कमेटी है, उसी तरह से उनके जो चौकीदार हैं या फिर जो मेड्स हैं या फिर जो हमसाए हैं, वो बिल्कुल उनको ज़रूर फैक्टर इन करना चाहिए। हम उनको जो है वो शामिल तफ्तीश करेंगे और उनसे इन चीज़ों के बारे में हक़ाइक़ जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात है कि उसका जो क्यों नहीं अलार्म क्रिएट क्यों नहीं हुआ, जैसे कि काशिफ ने भी आपको बताया है कि जो बॉडी है उसकी जो जब डीकम्पोजिशन स्टार्ट होती है तो उसकी जो स्टेंच क्रिएट करने का जो पीरियड है वो 5 दिन से लेकर 45 दिन तक होता है। अब जो उनके हमसाए थे वो इस पीरियड में अनफॉर्चुनेटली वो वहाँ पर रहाइश पजीर नहीं थे। और दूसरा ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि जो जहाँ पर इनकी मौत वाक़या हुई उसके साथ वाला कमरा जो है वो वॉशरूम था और वो उसकी खिड़की खुली हुई थी और इट वाज फेसिंग आउटवर्ड। तो एक ये भी फैक्टर हो सकता है कि वो काफ़ी हद तक जो है 50-60% जो स्टेंच थी वो वहाँ से ही बाहर चली जाती हो, मगर स्टिल मैं समझता हूँ कि लोगों को ज़रूर पता होना चाहिए था और शायद उन्होंने इस चीज़ को इग्नोर किया, अगर विलफुली किया या वैसे उन्होंने इसमें कोई चीज़। जी असद रज़ा साहब, एक और भी सवाल है और डेफिनेटली आपकी इन्वेस्टिगेशंस में ये चीज़ें भी हो रही होंगी और अगर नहीं तो होनी चाहिए। मतलब शी वॉज रिलेटिवली वेल नोन पर्सन, आर्टिस्ट थी, एक्टर थी, बिल्कुल आर्टिस्ट थी, एक्ट्रेस थी, कमिटमेंट्स डेफिनेटली उनकी कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे होंगे, कुछ लोगों ने उनको पैसे ओ करने होंगे, कुछ प्रोजेक्ट्स के इनको पैसे मिलने होंगे। मतलब ये बड़ी व्हेन यू आर अ वर्किंग पर्सन तो ये सारी चीज़ें तो चल ही रही होती हैं। तो ये आपने कोई पता करने की कि उनकी कोई शूटिंग कमिटमेंट्स कहीं थी इस दौरानिए में, और जब इन्होंने व्हेन शी डिड नॉट शो अप तो किसी ने इंक्वायर किया कि भाई गई किधर? क्योंकि एकदम से एक इंसान का गायब हो जाना और लिटरली किसी एक शख्स का भी उनके बारे में ना पूछना, एक्सेप्ट फॉर दैट मेकअप आर्टिस्ट जिसकी कोई आजकल बातें उठ रही है, ये बड़ी स्ट्रेंज बात लगती है। आफ्टर ऑल वो काम करती थी इस शहर में। जी हाँ, आप सही कह रही हैं। आप सिर्फ इस चीज़ को इमेजिन करें कि फलान हादसा अगर वो किसी हादसे का दो चार हो जाती या फिर कभी उनको फॉर एग्जांपल और या किसी और शख्स की बात की जाए, किसी को अगर फलान हादसा अगवा कर लिया जाए या कोई ऐसा कुछ सूरत हाल से दो चार हो जाए तो डेफिनेटली ऐसे ये चीज़ें हैं कि अलार्म जनरेट हो जाते हैं। और इस केस में चूँकि उनकी मोमेंट भी चूँकि ऐसी थी कि कई दफ़ा वो कराची और लाहौर के दरमियान सफ़र करती रहती थी, तो एक ये भी पॉसिबिलिटी है कि लोगों ने शायद ये भी समझा, जिसको हम स्टिल प्रूव कर रहे हैं, कि शायद वो वहाँ पर मौजूद हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि लेकिन फोन्स वगैरह से तो कम्युनिकेशन होती है ना, अब तो डिस्टेंस डज नॉट रियली मैटर, कम्युनिकेशन तो टोटल आप कर सकते हैं। तो जैसे 7 तारीख को जैसे ये जो हम समझते हैं कि 7 अक्टूबर को जो वाक़या पेश आया, तो उसके 3 दिन के अंदर जो है उनके जो चौकीदार हैं उसने इनको एक दफ़ा फ़ोन भी किया है, मगर वो नॉट रिस्पॉन्ड हुआ फ़ोन। उसके बाद जो है मैं समझता हूँ कि उनके एक और दोस्त ने इनको फ़ोन किया और उसके बाद बिल्कुल खामोशी है। तो ये चीज़ें मैं समझता हूँ कि मैं तो कोई सोशल साइंटिस्ट नहीं हूँ, मगर मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें सचमुच ट्रबलिंग साइंस हैं। ये ट्रबलिंग है बहुत शुक्रिया आपका असद रज़ा साहब कि इनके फ़ोन पे कोई मिस्ड कॉल्स भी अगर ना मिल रही हो इतने महीनों की कि कोई कॉल ही नहीं कर रहा उनको। हुमा, इस दौरान रमज़ान आया गुजर गया, छोटी ईद आई गुजर गई, बड़ी ईद आई गुजर गई। आई एम सॉरी बट वालिदैन या घर वाले अब जो भी तौजी पेश करें, आपके रिलेशनशिप जैसे भी हों,
ईद, बकरा ईद, रमज़ान, मतलब इन त्योहारों पे भी अगर एक दूसरे को याद नहीं आ रही, 8 महीने से दुनिया सफ़े हस्ती से गायब है, आपको फिक्र या तशवीश नहीं हो रही थी कि बच्ची कहाँ गई? तो इस लिहाज से और सबसे पहला सवाल कि जिंदा भी है या मर गई? और फिर उसके बाद आके ये कहना कि नहीं हमारे ताल्लुकात तो हम तो बिल्कुल ठीक थे और ये वो, इट डज नॉट मेक सेंस। ये तो सवाल आप लोगों पे भी उठता है कि ईदें गुजर गई, आपने बच्ची को अपनी कॉल नहीं किया और अब वो चली गई है और अब आप कह रहे हैं कि नहीं हमारे ताल्लुकात वरों के। नो दे वर नॉट। बहुत ही सैड सिचुएशन है। ब्रेक के बाद हाजिर हो। अच्छा, ब्रेक में भी हम बात कर रहे थे एंड वी कैन नॉट गेट ओवर कि कितना इम्पोर्टेंट है मेंटल हेल्थ का, अपने ऊपर चेक रखना, अवेयर रहना, उसको सीरियसली लेना। देखिए हमें बुखार चढ़ता है, कोई कट आ जाए, कोई खून निकल आए तो फ़ौरन डॉक्टर के पास जाते हैं। दिमाग जब इतना भारी हो, थॉट्स आ रही हो कुछ, तो हम क्यों नहीं सोचते कि वी नीड टू गेट हेल्प। और ये हुमैरा असगर का जो केस इस वक्त चल रहा है वो तो और भी ज़्यादा पहलू है इसका कि व्हाट वाज अप विद दैट गर्ल, मतलब फैमिली से भी कट ऑफ है, बहुत सी चीज़ें। जियो न्यूज़, मीर खलीलुर रहमान फाउंडेशन और ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के ताबुन से एक मुहिम आपको पता है हम चला रहे हैं मिलकर, हम भी उसमें बहुत पेश हैं बिकॉज़ ये कॉज हमारे दिल से बहुत करीब है। इसी सिलसिले में बात करते हैं कि किस तरह जब आप इस किस्म की किसी सिचुएशन में हो और आपको इमीडिएट हेल्प ना मिल रही हो तो आप अपनी मदद आप कैसे कर सकते हैं। ये ऑनेस्टली हमारी तरफ से भी एक स्ट्रगल है कि हम भी ऑन अ रेगुलर बेसिस आजकल ये बात कर रहे हैं। वी गेट डिफरेंट एक्सपर्ट्स ऑन बोर्ड बिकॉज़ हम पूछना चाहते हैं कि फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। सबाबा, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। ज़ाहिर है प्रोफेशनल हेल्प हम बड़ा इनकरेज करते हैं लोगों को, सीख करें, जाके लें, बात करें, अपने फ्रेंड्स एंड पीयर्स से बात करें, लेकिन इंसान जब तो खुद अपने आप से बात नहीं करता, ये सारी जो एक्सटर्नल हेल्प है ये शायद उतनी कारगर नहीं साबित होती। आप हमें गाइड कर सकती हैं, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू टॉक टू योर ओन सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन एंड थैंक यू बोथ ऑफ यू कि आपने शो पे बुलाया। रिगार्डिंग दैट कि हम सेल्फ केयर बेसिकली किस तरह होता है एंड व्हाट दैट इज़, सेल्फ केयर में एक बड़ा फैसेट सोशल कनेक्शन है जो आप हुमा असगर का केस कह रहे हैं। बेसिकली आई बिलीव कि उनका सोशल कनेक्शन दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ योर सेल्फ केयर। इसी तरह जो आपकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है जितनी भी है, फॉर एग्जांपल मेंटेनेंस ऑफ योर लाइफस्टाइल, and then your internal environment, which is your cognitive restructuring, which is your self-awareness about yourself. तो ये सब चीज़ें they are all part of your self-care, जिसमें आपकी physical health आ जाती है, जिसमें आपकी emotional health आ जाती है और फिर आपकी mental health आ जाती है। अच्छा सबाबा, कुछ लोग वैसे भी आर्टिस्ट टाइप लोग जो होते हैं, या फिर चलें किसी का भी आप जिक्र कर लें, बड़े हसास लोग होते हैं, बड़े सेंसिटिव होते हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो शायद बाकियों को उस तरह ना इम्पैक्ट करती हों, बिल्कुल इफ़ेक्ट करती हों, वो कुछ लोगों को करती हैं। इस सिलसिले में अगर हम लिटरली इसी केस को एक एग्जाम्पल ले लें, लोनलीनेस, कैन लोनलीनेस किल अ पर्सन? मतलब अगर आपकी सोशल इंटरेक्शन उस तरह ना हो या फिर आपको वो रिस्पॉन्स ना मिल रहा हो जो आप चाहते हैं, that can really take you down because obviously ये एक केस तो है, although हमें नहीं पता कि वजह क्या थी इनकी मौत की, but still that is a question. Right. So obviously, Huma, you're right. Actually, loneliness can kill a person. Solitude cannot. So दो चीज़ें हैं. एक ये कि आप lonely हैं, you are alone, and you don't have those emotional social connection. हमें याद रखना होगा कि we are primitive beings. We are made to live in community. We are not made to live alone. हम आते भी like we with the help of 4 people और हम जाते भी हैं तो from the world we need 4 people to bury us and so on. So we are primitive being. Community is part of our our individual self. So yes, loneliness can definitely kill a person, and that is part of your self care when I said कि healthy social connections होने चाहिए आपके। अच्छा बताइएगा कि जाहिर है अगर किसी इंसान के हेल्दी सोशल कनेक्शंस नहीं है, हाउ कैन ही और शी वर्क ऑन इट, ये जरूर बता दीजिए। कुछ लोग कहते हैं कि हमें दोस्ती करना मुश्किल है, वी डोंट ट्रस्ट पीपल। एज में आके तो लोग भी रिसेप्टिव नहीं रहते, एक इमेज बन जाता है कि हाँ जी इससे तो हो ही नहीं सकती या बात ही नहीं करनी,
और एक और भी आपसे, क्योंकि आपकी हम प्रोफाइल भी देख रहे थे, आप हमें मसल रिलैक्सेशन के बारे में थोड़ा सा ज़रूर आगे चलकर गाइड कीजिएगा कि समबडी इज़ फीलिंग रियली एंग्शियस, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हैं? अच्छा, फॉर मसल रिलैक्सेशन एंड ओवरऑल आपकी जो फिजियोलॉजी है उसको एक उसका होम्योस्टेटस जो है बैलेंस रखने के लिए वी डू बॉक्स ब्रीदिंग, एंड बॉक्स ब्रीदिंग इज़ रियली रियली हेल्पफुल. If you guys want, मैं ऑनलाइन बॉक्स ब्रीदिंग करवा सकती हूँ, वरना I can definitely share details about. करवा दीजिए. Okay, great. So I want everyone's hands on their lap. अगर आप लोग दोनों जी बिल्कुल अपने लैप पे, तो मैं 4 seconds काउंट करूँगी और मैं कहूँगी इनहेल, तो आपने 4 seconds तक इनहेल करना है. फिर मैं कहूँगी 4, 1, 2, 3, 4, then you have to pause. Then I will say 1, 2, 3, 4, exhale. So you have to exhale for 4 seconds and then pause, back to normal. Okay. ठीक है? Right, let's start. जी. 1, 2, 3, 4, inhale. Pause, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. Pause, 1, 2, 3, 4. Again, inhale, 1, 2, 3, 4. Pause, 1, 2, 3, 4. Exhale, 1, 2, 3, 4. And pause. So what it does is that it gives you a lot of oxygen in your lungs, overall in the body, in the brain, and your brain. Basically, you're giving your body and your mind a bit of a pause from everything else, और आप अपने आप को ट्यून कर रहे हैं. वो जैसे अपने टर्म में उर्दू में लंबे लंबे सांस लो, मतलब ये एक टर्म होता है ना जब किसी को घबराहट हो रही हो. So this is kind of, Sababa, what you were saying. Thank you so much. That is all the time we have today. Sababa Fatma, clinical psychologist हमारे साथ ही, लेकिन अब आपको पता भी चल गया कि keen viewers of Jio Pakistan would know कि हम हर हफ्ते almost a couple of times a week हम mental health पे ज़रूर बात कर रहे हैं, because over the years हमने देखा है कि ये paramount हो चुकी है for the betterment of your physical health. दिमाग ठीक नहीं होगा, जहन ठीक नहीं होगा, पीस ऑफ माइंड नहीं होगा, तो कोई चीज़ सही नहीं चलने वाली. तो लिहाजा दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा, इसमें आप हमें अपना फीडबैक दीजिएगा. अगर आपकी कोई सजेशन है तो आज जियो पाकिस्तान टीवी हमारा एक्स हैंडल है. अभी हम आगे बढ़ेंगे और सियासत की इससे पहले बात कर रहे थे. आपको पता ही है किस तरह से खुलकर मैदान में आए हैं अली अमीन गंडापुर मौलाना फजलुर रहमान के ख़िलाफ़. बड़ा बड़ा चैलेंज भी उन्हें दे दिया है, तू तड़ाक पे भी उतर आए हैं. सेनेटर कामरान मुर्तज़ा रहनुमा JUIF के, वो हमारे साथ मौजूद हैं. सेनेटर साहब, ख़बरें तो बहुत अरसे से थीं कि JUI गंडापुर साहब की तब्दीली चाहती है, खैबर पख्तूनख्वा में ये तब्दीली ज़रूर चाहती है. अब तो मौलाना साहब ने वाज़े कर दिया और साथ में ये भी कह दिया कि अगर ये ना हुआ तो फिर संगीन नताइज हो सकते हैं. इस पर तहरीक इंसाफ जैसा रद्द-ए-अमल दे रही है, आपको इसी की तवक्को थी या आपके लिए सरप्राइजिंग है? नहीं, सरप्राइजिंग नहीं है ये बात कि जो रद्द-ए-अमल आया है PTI की तरफ से. PTI का मतलब PTI के उस हिस्से की तरफ से नहीं आया जो जिसको अपोज करता है, इसका मुखालिफ है, बल्कि ये गंडापुर साहब की. तो गंडापुर साहब की तो पहले भी जो है ना ज़ुबान इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं, जो और जिस तरह से इस्तेमाल करते हैं उसके बाद क्या वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हम उनको फूलों का हार पहनाएंगे? कोई किसी के बारे में कोई अच्छी तरह से कोई मुनासिब अंदाज में किसी का रवैया हो तो जवाब में भी मुनासिब रवैया होता है. और हम तो अब भी मुनासिब हैं, अब भी हदूद से नहीं निकले. हम चाहते हैं कि उनकी हुकूमत न रहे. तो ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की ख्वाहिश हो सकती है कि उनकी हुकूमत न रहे, मगर हमने ये भी नहीं चाहा कि PTI की हुकूमत न रहे. हम कहते हैं कि PTI चूँकि अक्सरियती पार्टी है, भले वो निज़ाम सारा कुछ जाली है, जो कुछ भी है, उस कंट्रडिक्शन के बावजूद भी हुकूमत PTI की रहे, मगर कोई और हो तो ये ज़्यादा हमारे लिए सूटेबल है. हमारा उसके लिए पसंदीदगी है हमारी उस तरफ. अच्छा, ये भी बताइएगा, ये बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है कि क्या ऑब्वियसली फूलों का हार पहनाएंगे. वाकई उनकी टोन ऐसी है कि अच्छी बात बनते बनते भी ख़राब हो जाती है. सो दिस डेफिनेटली इज़ एक्नॉलेज. अब PTI ने अंदरूनी तब्दीली का इम्कान जो है वो मुस्तरद कर दिया है. गंडापुर जो है वो कहीं नहीं जा रहे.
मौलाना का भी असूली मौक़िफ़ तो ये है कि PTI अक्सरियत में है और खुद ही को नया वज़ीर आला ले आए। एग्जैक्टली, अगर उन्होंने करना चाहते हैं तो खुद ही कर लें। तो क्या अब ये चांस है कि आइन और कानून के दायरे में रहते हुए वफाकी इत्तेहादी जमातें खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत की तब्दीली की तरफ जाएं, तो आप उनका साथ देंगे? आप लोगों का क्या मौक़िफ़ होगा? हम इस मकसद के लिए इत्तेहादी नहीं हैं उन वफाकी इत्तेहादी जमातों के, तो ये हमारे लिए शायद अभी तक प्रीमेच्योर बात होगी कि हम ये कहें कि हम साथ देंगे या नहीं देंगे। कल कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है जिसमें वफाकी इत्तेहादी जमातें जो है ना वो मेजॉरिटी अगर उनके पास हो जाती है या मेजॉरिटी बनती है तो फिर कुछ नहीं कहा जा सकता। मगर उस सूरत में तो फिर PTI मेजॉरिटी में नहीं रहेगी, उस सूरत में तो PTI जो है मिनॉरिटी की पार्टी होगी, तो मिनॉरिटी पार्टी तो फिर उससे हुकूमत तो जा सकती है। मगर JUI का मौक़िफ़ कि हम उसको साथ देंगे, ये अभी तक हम नहीं फैसला कर रहे और ना फैसला कर रहे हैं और ना कर सकते हैं। वजह ये कि ये सिर्फ एक मफरूज़ा है इस वक्त। गौरेट सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, रहनुमा जमीयत उलमा इस्लाम हमारे साथ। अच्छा सर, अब फाइनली ये भी बता दीजिए, हमारे साथ हैं आप, PTI की तरफ से हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश की गई है, साथ मतलब ये कहा है कि जी जो बेनिफिशरी है वो भी कर लें, जो बाख्तियार हैं उनसे तो करना चाहते ही हैं। अगर ये अमल आगे चलता है तो आप लोग सपोर्ट करेंगे मुज़ाकरात को, या आपकी वही अभी तक डिमांड है कि फ्रेश इलेक्शन के अलावा या इससे कम कुछ कबूल नहीं है? अगर बातचीत होती है और उसके नतीजे में अल्टीमेटली फ्रेश इलेक्शन की बात हो जाती है, भले साल 6 महीने इसमें लग जाएं और दरमियान में ये गारंटी मौजूद हो कि जो रिज़ल्ट होंगे वो जेन्युइन होंगे, तो मेरा ख्याल है इस पर कंसेंट किया जा सकता है। मगर ये मरहला तो आए ना, फिर मरहला जब आएगा तो पार्टी के सामने रखा जाएगा और अल्टीमेट फ़ैसला पार्टी का होता है। मैं या कोई शख्स अकेला TV पे बैठ के ये नहीं बता सकता कि हम क्या करेंगे। हम उस वक्त करेंगे जब वो सूरत हाल पैदा हो जाएगी और पार्टी के अदारे उसके बारे में कोई डिसाइड करेंगे और हम फिर उसमें आपको एतमाद में भी। ठीक, अल्टीमेट फैसला पार्टी का। बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर कामरान मुर्तज़ा, JUIF से हमारे साथ मौजूद थे। अभी ले रहे हैं हम ब्रेक। See you. वेलकम बैक जी। बलूचिस्तान की सूरत हाल आपको पता है अच्छी तो है नहीं, दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। अभी एक ज़ख्म ताज़ा ही होता है कि नया ज़ख्म नया बार लगा दिया जाता है। फितनतुल हिंदुस्तान के आपको पता है उनके टुकड़ों पर पलने वाले दहशतगर्द हैं, एक हर रोज़ कोई ना कोई कार्रवाई करते हैं। ख़ास तौर पर पंजाब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को टारगेट करने के वाक़यात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। इससे कैसे बचना है? सलमान अशरफ हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं। बड़े बिल्कुल बहुत से सवाल हैं नेचुरली, क्योंकि ये इतने इंसिडेंट्स जो हैं ये हो रहे हैं। सलमान, पहले तो ये बताएं कि जुमेरात को जो दहशतगर्दी का वाक़या हुआ उसकी तफ्तीश कहाँ तक पहुँची है, क्या इन्वेस्टिगेशन हुई है, कानून नाफिज करने वाले इदारों को क्या कुछ पता चला है अब तक? जी, जहाँ तक बात की जाए जुमेरात को पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़े में, जिसमें 2 कोचों से 9 मुसाफिरों को उतार कर शनाख्त के बाद उन्हें कत्ल किया गया है, उसकी तहकीकात अभी तक जारी है। CTD क्योंकि पूरे बलूचिस्तान में कोई भी टेररिज्म का वाक़या होता है तो उसकी तफ्तीश की जो बुनियादी ज़िम्मेदारी है वो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के ज़रिए की जाती है। तो इस वक्त भी CTD हुकाम जो है उन्होंने इस वाक़े की जो रिपोर्ट है वो दर्ज कर ली है। मुकदमा दर्ज होने के बाद जो मौके से कुछ शवाहिद मिले थे और कानून नाफिज करने इदारे के जो दीगर इदारे हैं उनके साथ मिलकर उन शवाहिद की रोशनी में वो तहकीकात कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ पहलुओं पर देखा जा रहा है इस वाक़े की तहकीकात को, जिसमें मकामी गैर मकामी सूरत हाल जो है, जो लोगों की इन्वॉल्वमेंट है उसको देखा जाए। लेकिन एक बात जो अभी तक तहकीकाती इदारों की जानिब से सामने आई है कि अमूमी तौर पर ऐसे वाक़यात के बाद किसी किस्म की कोई क्लेम की सूरत हाल सामने आती थी, लेकिन अभी तक इस वाक़े में किसी ने कोई भी ज़िम्मेदारी कबूल नहीं की। तो इस हवाले से इस सूरत हाल को मज़ीद जो इसके रुख हैं उन पर भी देखा जा रहा है। ताहम अभी तक किसी हतमी पॉइंट पर या किसी हतमी ग्रुप के हवाले से जो तहकीकाती इदारे हैं वो उस पर नहीं पहुँचे हैं।
अच्छा सलमान, अब ज़ाहिर है दहशतगर्दी के वाक़यात पै दर पै हो रहे हैं, फिर उधर जंग में मार खाने के बाद इंडिया भी ज़ाहिर है मज़ीद साजिशें कर रहा है, पर्टिकुलरली बलूचिस्तान में, तो खुसूसी इक़दाम तो होने ही चाहिए। तो क्या हुकूमती सतह पे कोई इमरजेंसी नज़र आती है आपको? जी, बदकिस्मती यही है कि यहाँ पे जो हिंदुस्तान की जानिब से शिकस्त खाने के बाद उनके जो यहाँ पे स्लीपर सेल्स थे, ये जो लोग बैठे हुए थे या जो इस तमाम जो बेअमनी की कार्रवाइयाँ हैं उसे तेज़ कर बैठे, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत का स्टांस बज़ाहिर बयानबाजी से ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। अगर बात की जाए जो वज़ीर बलूचिस्तान है मीर सरफराज बुगटी उनकी, तो उनकी जानिब से हर वाक़े के बाद ये कहा जाता है कि तमाम लोग, तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पर आना होगा और इन जो दहशतगर्द हैं उनके ख़िलाफ़ यकजा होके, यक ज़बान होके कार्रवाई के हवाले से इक़दाम करने होंगे। लेकिन बात यह है कि कार्रवाई गवर्नमेंट ने करनी है, कार्रवाई कानून नाफिज करने इदारों ने करनी है। इस तरह आवाम का एक पेज पर हो जाना, उनकी हद तक कोई भी ये नहीं चाह रहा कि बेअमनी के वाक़यात हों। तो हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी है, जो इदारों की ज़िम्मेदारी है, उसमें कुछ तसाहली नज़र आ रही है, क्योंकि पैदर पै वाक़यात एक ही रूट पर, एक ही तर्ज पर होना, उसके बाद बम धमाके और जो इस तरह के दीगर टारगेट किलिंग के वाक़यात हैं उनका रुनुमा होना, गवर्नमेंट की कारकर्दगी के हवाले से कोई तसल्ली बख्श इक़दामात नज़र नहीं आ रहे और जो उनकी कारकर्दगी है उस पर सवालिया निशान सख्त करती है। शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सलमान, आपने हमें आगाह किया विद द सिचुएशन एंड दैट इज़ इट फॉर टुडे। वी कैन सी यू टुमारो इंशाल्लाह। हैव अ ग्रेट डे।